कि अगर एआई चाहे कितना भी बूम पे आ जाए, डेटा इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। इफ यू नो हाउ टू हैंडल डेटा करेक्टली, इफ यू नो हाउ टू हैंडल अ बिग डेटा, दैट्स अ रियली आई वुड से रिमार्केबल थिंग इन दिस एरा ओनली। बिकॉज अगर आप किसी स्टार्टअप कल्चर में जाते हो तो आपका ट्रांजिशन एक तो बहुत ईजी रहेगा। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड एज अ डेवलपर और मेरा ट्रांजिशन बहुत जल्दी हो गया था उसके अंदर, डेवऑप्स रिलेटेड स्टफ के अंदर, वेयर आई वाज मेंटेनिंग सिस्टम्स, वेयर आई वाज क्रिएटिंग पाइपलाइंस, वेयर आई वाज क्रिएटिंग आई वुड से इंफ्रास्ट्रक्चर। बट ऑब्वियसली आपको डेटा के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। तो यार मैंने ये सब कर रखा है, मेरे को फिर भी नहीं मिल रही है जॉब, क्या हो गया? I faced like 7 rejections initially when I sitting into the placements. So it was really, I would say, numbing for me. मैंने कहा यार कैसे काम करेंगे अभी, DSA ही कर पा रहा हूँ मैं और कुछ कर नहीं पा रहा। So when I was looking for the job, there was a very, I would say, recession time started. ChatGPT was entering into the market. 2023 was really heavy with AI and everything. So I was like very much afraid, like how I'm going to basically enter into the industry. अगर आप डायरेक्टली जाने की कोशिश करोगे ऐसे डेवऑप्स तो आई एम रियली सॉरी, लाइक दे विल नॉट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू शो लाइक यू हैव डन समथिंग एंड यू हैव मेंटेन समथिंग, अ बिग सिस्टम, नॉट अ बिग सिस्टम बट यू हैव सम आइडिया अराउंड थिंग्स। लाइक अगर मैं एआई स्पेसिफिकली बात करूंगा आज के टाइम में, अगर मेरे को कोई एआई रिलेटेड कोड लिखना है, आई नीड टू नो हाउ टू राइट कोड फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं सीधा जाके किसी भी चीज़ को कह नहीं सकता कि आई एम एन एआई इंजीनियर अनलेस आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग एनी बिजनेस लॉजिक। अगर मेरे पास कोई कोड लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है, आई कैन नॉट से लाइक आई एम एन एआई इंजीनियर। डेवऑप्स रिलेटेड रोल्स किसी एक्सपीरियंस बंदे को दिए जाते हैं, और आई वुड नॉट से एक्सपीरियंस एज इन ईयर्स, बट दे हैव शोन लाइक दे कैन मेंटेन अ सिस्टम। बट जब हम बात करते हैं कोडिंग रिलेटेड, डीएसए रिलेटेड स्टफ की, वो एक फ्रेशर को भी मिल सकता है, राइट? तो ये सारे रोल्स आपको इसीलिए दिए जाते हैं क्यों आप सबको इन सब एनवायरनमेंट का पता चले कि भाई आपके आसपास हो क्या रहा है। आपने कोड लिख दिया, उसके बाद वो जा कहाँ रहा है, लोगों तक कैसे पहुँचता है। अगर मैं कहूँगा कि अभी एआई एजेंट्स जहाँ पे नहीं है या फिर एआई जहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आप एआई टूल्स बना सकते हो, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। जब आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एजाइल मेथोडोलॉजी इज द थिंग विच इंडस्ट्री फॉलोज मेजरली। अगर मेरे को कोई भी चीज़ सीखनी है तो आई विल गो फॉर यूट्यूब। अगर मेरे को कोई चीज़ जल्दी से इम्प्लीमेंट करनी है तो मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन के। अगर स्क्रैच से सीखनी है, गो टू यूट्यूब। देयर आर टन्स ऑफ रिसोर्सेज विच यू कैन गो गेट फॉर फ्री ऑन यूट्यूब विच विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लर्न न्यू थिंग्स। डॉकर के बारे में सीखना है, गो टू यूट्यूब। जेनकिन सीखना है, गो टू यूट्यूब। फ्रेंड्स, आज का पॉडकास्ट एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे इंजीनियर जिनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। जयपुर से बिलोंग करने वाले और आज एक डॉकर कैप्टन, बैक एंड डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर और एआई वर्कफ्लो स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। मिलते हैं नमन काले से, जिन्होंने बैक एंड डेवलपर से लेके कंटेनराइजेशन, ऑटोमेशन, एलएलएम इंटीग्रेशन और क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर सब काफी डीप में काम किया है। नमन ने अपना करियर एक सिंपल जावा जीयूआई इंटर्नशिप से शुरू किया था, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी और पैशन उन्हें ले गया फास्ट एपीआई, कुबरनेट्स, डॉकर, एडब्ल्यूएस, अज़ूर, सीआईसीडी जैसे एडवांस टूल्स के वर्ल्ड में। उन्होंने नॉट जस्ट काम किया है बल्कि कम्युनिटीज के लिए एक्टिवली कंट्रीब्यूट भी किया है, चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर बीआई यूजर्स ग्रुप पे टॉक देना हो या जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में सिस्टम डिजाइन पे सेशन लेना हो। नमन हर जगह नॉलेज शेयर करते हुए दिखते हैं हम। अभी रिसेंटली उन्होंने एआई समिट में लार्ज ग्राफ एंड ह्यूरिस्टिक एआई एजेंट्स पे भी एक अमेजिंग सेशन दिया, जहां उन्होंने बताया कैसे मॉडर्न एलएलएम्स से इंटीग्रेट एजेंट्स बनाए जा सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हम उनसे बहुत कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि एक टायर 2 सिटी का स्टूडेंट कैसे डॉकर कैप्टन बन सकता है, फ्रेशर्स, डेवऑप्स और बैकएंड रोल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कुबरनेट्स और एलएलएम जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बिगिनर फ्रेंडली तरीके से कैसे समझा जा सकता है, और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में उनकी लर्निंग और चैलेंजेस क्या क्या रहे। साथ ही हम बर्नआउट, ग्रोथ माइंडसेट और कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी बात करने वाले हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, डेटा साइंस या एनालिटिक्स बैकग्राउंड से या टेक में अपना करियर सीरियसली लेना चाहते हो, तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए एक गोल्ड माइन होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के वेलकम करते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट गेस्ट को, नमन काले को। हेलो नमन, हाउ आर यू?
Hi Chaitanya, I'm good. What about you? I'm good. I'm good. Thank you so much, Naman, for joining from the Jaipur. Thank you so much for that, first of all. Pleasure is all mine, man. Like, thank you so much for approaching me. And I would really love to see candidates, I would say, flourish in this department, and also to see everyone get their feet wet into this kind of environment. Like, सबको अगर हम ये knowledge provide कर पाए how to make it into the DevOps industry and what things they actually need to basically break into this environment and this market, I'm happy to share that knowledge. Thank you so much for approaching me. Thank you so much. सो नमन, पहले हमें कॉलेज से लेकर डॉकर कैप्टन और डेवऑप्स एक्सपर्ट बनने तक का सफर कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। So सफर अगर मैं कहूँगा it was a bumpy ride, like obviously. So there were a lot of hurdles, but the only thing which kept me going was persistent. Like अगर मैं persistent हूँ, so I believe I can achieve anything. Like I know like there are some times when I say कि जब मैंने start किया था, there were a lot of hurdles because I have taken a dropout 2 times. I have dropped out from one after 10th, one after 12th, and still like I was studying in a tier 3 college, but still like I was persistent. Like I was having some mentorship guidance as well. Like college में मेरे पास बहुत अच्छे mentors थे. I am thankful for that also. One of them is Riaz Ahmed. He is working in a very profound industry also. He is working in APN, and उन्होंने मेरे को guide किया कि यार what things are needed, because I know like system curriculum or I would say the technical curriculum is really vague. आपको ऊपर ऊपर से सारी चीजें पता चलेंगी, but in depth आपको चीजों के बारे में knowledge नहीं पता चलेगा. That can only be achieved when you get your feet wet into the actual environment. जब तक आप पानी में उतरोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा. तो उन्होंने मेरे को उस environment से introduce किया था. So also like I was too much curious about these things. Like I adopted this field as like कुछ तो अभी engineering में करना है. मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से आए थे, इंजीनियरिंग में कुछ करना है, और many of my I would say relatives were also from this field, so they said like try to work in this industry. There is some saturation happening because covid का time start होने वाला था, but then too they said if your engineering background is really strong, like if you have core knowledge very I would say build very strong, you'll never lack in any of the aspects while working in this industry. Obviously there comes a point जहाँ पे saturation आता है industry में. When I was looking for the job in 2022, sorry. So when I was looking for the job, there was a very, I would say, recession time started. ChatGPT was entering into the market. 2023 was really heavy with AI and everything else. So I was like very much afraid, like how I'm going to basically enter into the industry. So then my mentors, my seniors helped me. Like this is the thing which you should learn, this is the thing which you should focus. In my college time, I was only focused on DSA. Like I thought like this is the thing which can only give me a breakthrough. Solving multiple problems, solving sheets, doing competitive programming, making my logic building skills very, I would say, profound. That only helped me to reach into the place where I'm currently, right? So yeah, that's a journey I would say currently. And if I talk about being a Docker captain, how I became a Docker captain, it was a completely different thing. Like I started working in Broodite, like it was 6 months down the line. I was working on a project, on a client side project it was, and I was working like other developers. My CEO, the CEO of our organization, Mr. Rishabh Tiwari, he told me like, why don't you go for something big? Try something big, try something unique. So he said like, first try to get a certification. He was very much, I would say, promoting our whole culture of our organization is very promoting. They promote us to do multiple things, do stuff which is different from a traditional software engineering. Yes, you are working, you are getting paid for writing APIs and handling multiple systems, but try to build your own network. How you can stand out into the environment where AI is taking place of multiple things, cutting down much fluff. बहुत सारा फ्लफ काटने की कोशिश कर रहा है AI, तो उस प्लेस में आप कैसे खुद को स्टैंड आउट कर सकते हो. तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था इस प्रोग्राम के बारे में. आई वाजंट अवेयर ऑफ दिस, लाइक डॉकर कैप्टन जैसी भी कोई चीज होती है, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट. सो ही टोल्ड मी लाइक गेट अ सर्टिफिकेशन, ट्राई टू गेट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द थिंग like which you wanted to achieve, have a set mindset and have a set goal. Once you'll get that, you'll definitely feel like yes, you have achieved something big. And once I became Docker captain, it was a completely different journey. Like how I can contribute to the community. Yes, everyone in the industry is currently using Docker as their orchestration services and their containerization. So मैं कैसे उसको contribute कर सकता हूँ? How can I make this thing different? So मैंने उस प्रोग्राम के बारे में पढ़ा. जो current Docker captains हैं, जो मेरे से पहले Docker captains हैं, उनसे मैंने reach out करने की कोशिश किया. So I tried building new stuff related to this. Yes, how can I make this thing? How can I incorporate Docker into this? When I was promoting tools, or when I was promoting all around Docker, when I was promoting on social network like LinkedIn. So मैंने सोचा कि यार ये अगर सपोज कोई एक चीज़ है मैं बना सकता हूँ, क्या मैं इसमें डॉकर इंक्लूड कर पाऊंगा.
लेटेस्ट टूल वो कुछ ला रहे थे मार्केट में, उनके बारे में गो थ्रू होना, उनके न्यूज़लेटर से गो थ्रू होना, उनके बारे में पोस्ट करना, उनसे रिलेटेड स्टफ के बारे में अगर आप कोई चीज़ें वो कर पाते हो आइडेंटिफाई, इफ यू कैन आइडेंटिफाई एनीथिंग व्हिच कैन बी रेक्टिफाइड, अगर कोई आप एडिशंस दे पाते हो उसके अंदर, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। फिर उसके बाद कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एन एप्लीकेशन, व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन, दे सी योर एप्लीकेशन, इफ दे सी like you have been contributing to the community very much and they see like as a good potential where you contribute to the community, also represent the community. So this is how I became Docker captain. Last, it's been like 2 months only I became Docker captain, and it's really great to be a part of a community where we share stage with such great minds and I would say such great talent, and that's all about my journey till now. Yeah. Yeah, great to know the thing in India, I can say. Dropout plus engineering is equal to कुछ next level काम करना. ये theory बहुत फेमस है. I think so. पहले ये theory तुमने भी इस्तेमाल किया लगता है मुझे. थ्योरी से ज्यादा मेरे को ये था भाई, मैं कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था. आई वाज ट्राइंग टू फाइंड अ वे, एंड आई वुड से लाइक luck plays a very important factor, man. I've been blessed and I'm very grateful to the people I have come into contact with. उन्होंने मेरे को ये डायरेक्शन दिया and I'm really grateful for that. Obviously, I'm at whatever place I am, like I'll say like there is much more ground to cover, there is much more things to basically achieve. But जहाँ पे भी हूँ मैं, that a major portion, or I would say I'm really grateful to the people who have helped me to reach this platform. My mentors, my CEO, my family, everyone has supported me for that. So dropout Yes. home so now, but I believe कि support is the major thing which people look for. Like yes, I am being a dropout. Like एक और साल हो गया यार कि क्या मेरे पास सपोर्ट है कि नहीं, ऐसी बैकिंग है कि नहीं. Right, right. And even though you said about support, आज के एरा में आपका सीईओ आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, then you are damn lucky. I think so. Definitely. मतलब आज के ज़माने में मतलब आप यू कैन जॉइन एनी बिग कंपनीज, ओके, सर्विस बेस्ड कंपनीज, तो उधर तुम्हारा टीम लीड सपोर्ट करना भी आपके लिए बहुत होता है, ओके, एंड आपका सीईओ आपको सपोर्ट करता है ये सब चीज़ें फॉरवर्ड लेने के लिए. अपार्ट फ्रॉम देयर मतलब उनके कंपनी का फायदा है नहीं है उसके देखते हुए आपकी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, तो मतलब लकी भी हो एंड यू आर गेटिंग अ बिग अपॉर्चुनिटी, आई थिंक सो. Yes, definitely. यस, यस. सो नमन, बात करते हैं जयपुर की. ओके, सो जयपुर अभी मैं जितना न्यूज़ में देखता हूँ, लिंक्डइन आर्टिकल्स देखता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि इट्स अ नेक्स्ट सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया. जो नेक्स्ट रहने वाली है बैंगलोर के बाद वो है जयपुर है. तो मुझे बताओ कि जयपुर में ग्रो अप करना और पढ़ना लिखना ये सब आपके करियर चॉइस को कैसे इन्फ्लुएंस किया? So, when I started my journey in Jaipur, like I was initially moving to, I would say Punjab for my engineering. But due to some circumstances, due to some reasons, I land up into Jaipur in Arya Institute of Engineering and Technology. And when I started, I was not aware about, I would say, the scale on which the city is growing. मुझे स्केल के बारे में पता भी नहीं था कि भाई इधर भी कुछ इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं जॉब कर सकता हूँ. आई वॉज नॉट अवेयर. आई ओनली थॉट आई हैड टू वर्क इन बैंगलोर और सम, आई वुड से tier 1 city which will definitely empty my pocket once I join any organization. So but जयपुर का अभी हम स्केल देखते हैं, so not only technical but also infrastructure wise it is growing very much. So obviously like if you need to grow technically you need to provide that kind of infra as well. And people investing in Jaipur, if I'll talk about the technical market, is very, I would say, flourishing and it will be definitely benefiting them in the near future. क्योंकि लोग इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि it's a tier 2 city. If I am coming out of a market like where everyone is going in a tier 1 city, which will definitely cost them, I would say, very much. And for initial phases, when you need to learn and when you need to grind, जब आपको खुद पे मेहनत करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, you need some financial support as well. And I believe like Jaipur provides that. आपको जयपुर में इन सब चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप जयपुर में रह रहे हो. आपको easily accommodation and I would say things which you can, I would say, keep sideline when you are working on yourself. And also industry is also supporting that thing, and multiple organization, multiple, I would say, startups are opening, and I would say getting established in Jaipur is that kind of thing where they want to support individual as well. वो भी जानते हैं कि yes, individual को भी एक support की ज़रूरत है when they are starting their, I would say, टेक्निकल और इंडस्ट्री बेस्ड जर्नी. उस चीज़ के बेसिस पे मेरे को लगता है कि जयपुर हैड हेल्प मी अ लॉट. आई स्टार्टेड वर्किंग इन जयपुर इटसेल्फ. आई वर्कड इन जयपुर. आई स्टडीड इन जयपुर. एंड ऑल्सो लाइक इट इज़ रियली क्लोज टू माई होम टाउन. सो इट्स really benefit for me. Like I don't have to travel for 2 days or 3 days when I need to go home to relax some heat or just get a free time for me, for myself. I just take a train for just 2 hours and I'll be at my home.
So that's a main perspective when I thought, not just because of myself, but when I'm talking about a normal student who is moving from a tier 1 city from, अब हम बात करते हैं अगर कोई बैंगलोर से इधर आने के लिए स्विच करेगा, डेफिनेटली अगर उनको 6 LBA पैकेज उधर मिल रहा है, अगर 6 LBA पैकेज मैं उनको जयपुर में दूंगा, तो डेफिनेटली उनके पास सेविंग्स और बहुत सारी चीजें हैं, ग्रो करने के साथ साथ उनके पास पैसे भी उतने बन जाएंगे. दैट्स व्हाट वेयर आई सी जयपुर एज बिकमिंग द नेक्स्ट स्टार्टअप हब. ऑब्वियसली जब इसमें इनहेंसमेंट होंगे, देयर मस्ट बी लाइक पूरा शिप डाउन होगा, बहुत चीज़ों का शिप डाउन होगा डेफिनेटली. बट अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूँ, सो इट्स अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली सिटी एंड आई वुड से वेरी प्रमोटिंग सिटी. You can easily work in the environment here, and yeah, that's I believe is the correct way where I can find Jaipur as a next startup. राइट राइट, इट्स रियली पॉकेट फ्रेंडली सिटी बिकॉज मैं भी जितने वीडियोस एंड रील्स देखता हूँ अपार्ट फ्रॉम द टेक हब एंड इसके ट्रैवल के, तो लोग लिटरली 10,000 में 8-8 दिन गुजार रहे हैं जयपुर में, ना घूमे फिर के खा के रह गए. इट्स रियली प्रॉपर फ्रेंडली सिटी आई कैन से. सो नमन, अगर कोई बीटेक फाइनल ईयर में है और डेवऑप्स या बैकएंड इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहता है, तो उसको आप किस चीज पे फोकस करना चाहिए 2025 में? सो जब हम बात कर रहे हैं टू एंटरिंग इनटू द इंडस्ट्री एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, सबसे पहले डेवऑप्स इंजीनियर इज अ वेरी एक्सपर्ट ओरिएंटेड आई वुड से डोमेन. जब आप डेवऑप्स इंजीनियरिंग रोल के लिए अपीयर होना चाहते हो, दे वुड बी एक्सपेक्टिंग लाइक यू विल बी हैंडलिंग देयर कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर. किसी भी कंपनी का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हैंडल करना पड़ेगा. यू नीड टू मेंटेन द सिस्टम, यू नीड टू बी लाइक दैट रिलायबल पर्सन, जहाँ पे आप सिस्टम के क्रैश डाउन होने से लेके हाउ दे यू कैन बेसिकली मेक द सिस्टम अप अगेन where you will be facing minimum amount of losses. Obviously there are some times where system goes down, how you can make these things minimum. तो जब हम एज अ फ्रेशर बात करते हैं, सो अगर मैं सजेस्ट करूंगा, बिल्ड एज मच एज रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स एज दैट. क्योंकि जब हम डेवऑप्स की बात कर रहे हैं, हैव दैट मच एक्सपीरियंस वेयर यू कैन शो कि यस दिस इज द टूल, आई यूज दिस टूल इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, आई वाज फेसिंग दिस डिफिकल्टी, एंड इस टूल को मेरे को चेंज करने से ये सारे फीचर्स एनहांसमेंट मिले. डोंट जस्ट मेंशन द टूल्स इन योर रेज्यूमे लाइक यस आई हैव वर्कड ऑन जेनकिंस, आई हैव वर्कड ऑन डॉकर, आई हैव वर्कड ऑन कुबरनेटिस. ट्राई टू एक्सप्लेन अ कंप्लीट एंड टू एंड फ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट. यस आई हैव बिल्ड अ सपोज अ स्ट्रीमिंग पाइपलाइन ऑफ एनी एप्लीकेशन. तो पहले वो ये यूज कर रही थी, सपोज वो एक ECS यूज कर रहा था, अपने AWS ECS सर्विस यूज कर रही थी, एंड वी वर फेसिंग दिस टाइप ऑफ इशू, एंड वंस आई स्विच्ड इट टू EKS, दिस इज हाउ इट बेनिफिटेड मी. सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ट्राई टू लुक फॉर मोर आई वुड से इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. अगर मैं रेज्यूमेस की बात करूंगा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अगर फ्रेशर्स निकल रहे हैं तो व्हाट दे आर हैविंग इन देयर बैक. अगर डेवलपमेंट ओरिएंटेड बात करूंगा तो e-commerce, लाइक आई ऑल्सो लाइक व्हेन आई entered into the industry, I built an e-commerce website. But that time the market was totally different. आज हम जब बात करते हैं तो आज मैं अगले दिन उठूंगा, there is 10x time growth every day. कोई 10 नए मार्केट में टूल्स आ जाएंगे who are ready to replace me. So how can I make myself updated? So multiple tools आपको ढूंढने पड़ेंगे, multiple projects आपको ढूंढने पड़ेंगे, and try to contribute as much as you can. Try to showcase yourself. Like do LinkedIn articles, post on LinkedIn. Yes, this is the thing which I am building currently. Try to tag those tools. जैसे अगर आप Jenkins को use कर रहे हो, tag that tool. Tag in your post. I would say like when I started working in this and I was working on one of a I would say project on my free time. मैं एक सीखने के लिए वैसे एक LangGraph टेक्नोलॉजी है या एजेंट्स के लिए उस पर काम कर रहा था. So just posting things on LinkedIn and just getting into the eyes of the people, like if they can recognize you. I was contacted by few of the people from abroad. Like one was the CEO like who wanted to basically incorporate this LangGraph technology into their current workflows, AI workflows. So he wanted me to give them a knowledge transfer session to their whole team. So how we can incorporate these things. So once you have a clear understanding and you are obviously making yourself available or making yourself I would say कि लोगों की नजरों में दिखने की कोशिश करोगे, जब आप उन टूल्स के लिए एक्चुअली काम कर चुके हो तो आपको डेफिनेटली रिकॉग्निशन मिलेगा. और जब आप इन रिकॉग्निशंस के साथ एक प्रेशर भी जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बेटर एज मिलेगा देन अदर कैंडिडेट्स हु आर जस्ट बिल्डिंग एन ई-कॉमर्स वेबसाइट और कोई एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बना रहे हो, उनसे डेफिनेटली एक बेटर एज मिलेगा. आप अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हो विद LinkedIn articles, some recommendation from other people who have you helped with, like if you have helped someone like building these things and provided some knowledge transfer session to someone, believe. So they'll be providing you recommendation on the LinkedIn. So अगर आप ऐसे रेज्यूमे के साथ जाओगे that will definitely help you. अगर आप एज फ्रेशर भी जा रहे हो, अगर आप डायरेक्टली जाने की कोशिश करोगे एज ए DevOps role, I'm really sorry, like they'll not accept your application for first of all you need to show like you have
done something and you have maintained something, a big system, not a big system, but you have some idea around things like this is a thing which I can work around. This is my advice for the pressure if you are trying to break into the DevOps industry. या जब फ्रेशर्स मोस्टली जाते हैं तो आपने जैसा बोला कि वो स्किल्स पे ध्यान देते हैं, प्रोजेक्ट्स पे नहीं देते, बट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। एंड वो लोग क्या देखते हैं कि लाइक सैलरी, लाइक क्लाउड वाले इतने कमा रहे हैं, डेटा वाले इतने कमा रहे हैं, ओके डेवलपर वाले इतने कमा रहे हैं, बट उस टाइम पे ना समटाइम्स उसके सैलरी सोचने के बाद वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आजकल मतलब स्टूडेंट्स डेवऑप्स, डेटा और क्लाउड के बीच में कंफ्यूज होते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें कैसे डिसाइड करना चाहिए, कौन से पाथ उनको लेना चाहिए उसके बारे में? So, when we are talking about development or data oriented roles or cloud oriented roles, try to go with a mixed bag. मतलब अपने आप को फेमिलियर तो करो कम से कम हर एनवायरनमेंट से। और अगर मैं आपको आज के एनवायरनमेंट की बात करूं कि अगर एआई चाहे कितना भी बूम पे आ जाए, डेटा इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। इफ यू नो हाउ टू हैंडल डेटा करेक्टली, if you know how to handle a big data, that's a really, I would say, remarkable thing in this era only, because everyone is going to chat gpt for their solutions for now. But if you have some unique ideas related to data, like how you can optimize the cost of some organization where they are using some traditional data storage methods, अगर आप data oriented चीजें अच्छे से जान सकते हो, like I can work in extracting the data from some places, I can transform the data according to any data store. मेरे को कहीं पे भी अगर स्टोर करना है डेटा, मे बी अ डेटाबेस, मे बी अ बिग डेटा वेयर हाउस, मैं उसके लिए अगर केपेबल हूँ, इफ आई वर्क ऑन डेटा एज मच एज आई कैन, आई विल डू दैट। अगर मैं आज के बारे में बात करूंगा, आई विल वर्क ऑन डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल, गेट माई सेल्फ फेमिलियर विद ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी। अगर मैं एक लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से जा रहा हूँ, नो अबाउट डेटा, लाइक हाउ डेटा कैन बी मैनिपुलेटेड, हाउ इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, वेयर इट कैन बी स्टोर्ड, these kind of things. Once you'll get these things understand, then you can go with dev and then you can go with cloud as well. Because जब तक आपको डेटा का अंडरस्टैंडिंग नहीं है complete, if you are not able to manipulate the data on your code itself, if you are not able to write a business logic where you can get the appropriate result from the data, then everything else is of no use. Like you'll not be trying to deploy a, I would say, broken application to any cloud platform, or you'll not be doing any dev operations on that. So सबसे पहले, when you are going, or if you are trying to pave your path or carve your path into any direction, start going into all the three directions. मैंने सबसे पहले डेटा से स्टार्ट किया, फिर मैंने उसको क्लाउड पे देखा कि मैं इसको कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ, देन हाउ आई कैन मेंटेन द सिस्टम। और जो भी आपको चीजें, आपको जिसमें मोर कंफर्टेबल हो, यू नो लाइक आई नीड टू गो इनटू दिस डायरेक्शन, दीज ऑल थ्री थिंग्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, but you need to have knowledge of all these three. You can definitely choose a path for you, but first of all, start from initial basics and go into all the three directions. And whatever is suitable for you, go into that or choose that. राइट राइट, बिकॉज वंस दे गेट इनटू द इंडस्ट्री उनको खुद पे नॉलेज आ जाएगा, मतलब खुद को जज करने चालू करेंगे कि आई एम इन विच स्किल और विच डोमेन आई एम परफेक्ट, सो उस पे वो ज्यादा फोकस करेंगे। बाहर कॉलेज में बैठ के तो उनको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि फॉर विच जॉब रोल आई मेड। Yes, definitely. यस यस। सो नमन, सीजीपीए या कॉलेज के मार्क्स बैकएंड या क्लाउड जॉब के लिए कितने मैटर करते हैं या नहीं करते? मैं कहूंगा कि सीजीपीए या फिर एक हद तक मैटर करेगा, ज्यादा नहीं करता। कि जस्ट व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द any organization, like if there is no criteria which can differentiate two people, then they'll look for yes how they are scoring academically. So अगर आप एक मेंटेनेबल सीजीपीए मेंटेन करके रख सकते हो, एंड आई बिलीव लाइक 8 इज, आई बिलीव की थिंग विच यू कैन मेंटेन इजीली व्हाइल कंसिडरिंग एवरीथिंग एल्स। अगर आप 8 मेंटेन कर पा रहे हो, सो देयर इज नो नीड टू रश इन, लाइक आई नीड टू गेट मोर थिंग्स डन, और मेरे को अभी और पेपर भरने हैं, और मेरे को अभी और नीड टू मग अप थिंग्स, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ट्राई टू वर्क ऑन स्किल्स एज मच एज यू कैन। डेव एफर्ट्स की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आज की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे अगर मैं क्लाउड रिलेटेड बात कर रहा हूँ। आई हैव सीन पीपल वर्किंग हु हैव, I would say, backlogs in their college time and still, I would say, flourishing in this industry. So it is totally grinding industry. Like if you have persistent and resilience for this industry, you will definitely grow. मार्क्स बस आपको, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, सबको सीएस फंडामेंटल्स के बारे में बता देगी। यू विल गेट टू नो द सब्जेक्ट्स अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, बट जब तक आप उनके ऊपर हैंड्स ऑन नहीं करोगे, आप भूल जाओगे फॉर श्योर। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में था, डेफिनेटली देयर वर सब्जेक्ट्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, बट दीज वर जस्ट द थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स। उनमें टर्म्स आ रहे थे, लोड बैलेंसिंग वगैरह, तो उनके बारे में सिर्फ मैं पढ़ रहा था एग्जाम क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से, नॉट लाइक हाउ दिस थिंग कैन इफेक्ट रियल लाइफ वर्किंग यूज केस। लोड बैलेंसिंग में कहाँ पे
यूज कर सकता हूँ। जब मेरे पास ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, हाउ आई एम गोइंग टू मेंटेन ऑल माय different instances of application, how I'm distributing the load, that's where the load balancer come into the picture. तो वैसी चीजें आप जब तक hands on नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि in current time if you are going towards that direction where you are just mugging up the things and trying to score as much as you can, give it a break, try to do things on, I would say, प्रैक्टिकल बेसिस। तब आपको पता चलेगा, आपको वो सब चीजें जो आप लिखने की कोशिश कर रहे हो या मगअप करने की कोशिश कर रहे हो वो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यू कैन इजीली राइट थिंग्स वेरी क्रिस्प एंड वेरी प्रिसाइज व्हेन यू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ एनीथिंग। अगर आज मैं खुद के बारे में बात करता कि आज जो मेरे को टर्म्स पता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में या नेटवर्किंग के बारे में, आज मेरे को लगता है कि मैं वो सारी चीजें बिना पढ़े भी लिख पाऊंगा जो मेरे को पहले मगअप करनी पड़ रही थी या फिर मेरे को याद करनी पड़ रही थी अपने एग्जाम टाइम। सो आई नो लाइक दिस इज अ प्रीटी, आई वुड से, ऑब्वियस थिंग, एवरीवन सेज गो फॉर द प्रैक्टिकल लर्निंग, बट इट्स एक्चुअली ट्रू। अगर आपके पास वो एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा, यू नो अबाउट, यू एक्चुअली बिल्ड एनी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो आपको उसके अराउंड कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू आंसर इट। सो दैट्स द मेन थिंग विच यू शुड फोकस ऑन इन दिस करंट एरा। यस, बट नमन आजकल जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनमें और एक चीज ऐड हुई है, लाइक एज यू से कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग एक सब्जेक्ट होता था, बट अभी वो स्पेशलाइजेशन आ गया है। मतलब आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं डेटा साइंस एआई में या क्लाउड कंप्यूटिंग में या फिर आप साइबर सिक्योरिटी में। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है लेना या फिर वो जो नॉर्मल कोर्स है उसकी तरफ से ही मतलब वो गो करे? अब देखो, ये जो भी स्पेशलाइजेशन है, अगर मैं इनका आपको वो बताऊंगा, रूट बताऊंगा, तो सबका रूट कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल से ही स्टार्ट हो। अगर मैं एआई स्पेसिफिक भी बात करूंगा आज के टाइम में, अगर मेरे को कोई एआई रिलेटेड कोड लिखना है, आई नीड टू नो हाउ टू राइट कोड फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं सीधा जाके किसी भी चीज को कह नहीं सकता कि आई एम एन एआई इंजीनियर अनलेस आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग एनी बिजनेस लॉजिक। अगर मेरे पास कोई कोड लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है, आई कैन नॉट से लाइक आई एम एन एआई इंजीनियर। तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, किसी भी स्पेशलाइजेशन में जा रहे हो, दे विल डेफिनेटली आस्क यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न दीज बेसिक्स। अगर मैं डेटा साइंस की बात करता हूँ और मैं सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग की भी बात करता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी यू नीड टू लर्न बेसिक्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर खुद हाथों से जाके क्रिएट करूँ या फिर शुड आई यूज एनी काइंड ऑफ टूल लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड लाइक टेराफॉर्म, मेरे को वो यूज करना चाहिए या फिर मैं खुद से क्रिएट करूँ। सो ये सारी चीजों का नॉलेज तो ऑब्वियसली आपको चाहिए होगा और इन सब की स्टार्टिंग वहीं से होती है जो कि आपकी सीएस फंडामेंटल्स, नेटवर्किंग, स्क्रिप्टिंग एंड लिनक्स। दीज थ्री थिंग्स कैन नॉट टेक आउट ऑफ एनी ऑफ द स्पेशलाइजेशन। अगर आप कहीं से भी जा रहे हो, अगर आप नॉर्मल सीएस की डिग्री भी करने की कोशिश कर रहे हो, दीज थ्री थिंग्स will be, I would say, persistent, and always you need to have these things. Language, any language which you are learning or trying to write code in, scripting languages, scripting आपको आनी चाहिए। Linux, you need to work, I would say, heavily on Linux when you will be working on cloud deployments. So these three things you need to incorporate if you are going into any specialization. अगर आप चाहे AI में चले जाओ, डेटा साइंस में चले जाओ, ये चीजें तो आपको चाहिए ही होंगी। सो नमन हमें ये बताए कि डेवऑप्स या क्लाउड नेटिव रोल्स के लिए डीएसए या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना कितना जरूरी है, कितना प्रायोरिटी होनी चाहिए ये चीज करने के लिए उनकी? अगर मैं स्पेसिफिक बात करूंगा डेवऑप्स रिलेटेड रोल्स की या फिर क्लाउड रिलेटेड रोल्स की, तब डीएसए डजंट प्ले, आई वुड से, मेजर पार्ट जब हम बात कर रहे हैं डेवऑप्स या फिर क्लाउड के लिए। Because when you'll be working in these two industries, you'll be heavily working with infrastructure, where you'll not be writing any business logic to solve problems, but maintaining the system. Like you'll be writing most of the YAML files, you'll be monitoring tools, you'll be monitoring them through monitoring tools. Like, do I need to scale it this scenario? Like, what should be the scale? Like, how much memory should it conceive? So these type of things can be considered when we are working with these DevOps related roles. जब मैं DSA की बात कर रहा हूँ, that totally is software engineering stuff. Business logic I need to write. I need to write a function which can convert a file into CSV, or it can convert a file into ABC and store into the database. So तब मेरे लिए DSA, I would say, that will play a major role जब मैं business logic लिख रहा हूँ. But when I am working on cloud, I would not say कि like I need to be that much persistent, but obviously you need to go through a path when you are working with these two things, because DevOps related roles किसी experienced बंदे को दिए जाते हैं, और I would not say experienced as in years, but they have shown like they can maintain a system. But जब हम बात करते हैं कोडिंग रिलेटेड, डीएसए रिलेटेड स्टफ की, वो एक फ्रेशर को भी मिल सकता है, राइट? तो ये सारे रोल्स आपको इसीलिए दिए जाते हैं क्यों आप सबको इन सब एनवायरनमेंट का पता चले कि भाई आपके आसपास हो क्या रहा है। आपने कोड लिख दिया, उसके बाद वो जा कहाँ रहा है, लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। आज मैं इंस्टाग्राम को यूज कर रहा हूँ, इसके पीछे कितने लोगों की टीम बैठी है जो डेवलप कर रहे हैं, जो कि क्लाउड मेंटेन कर रहे हैं उनका, जो उनकी पाइपलाइंस मेंटेन कर रहे हैं। सो एवरी टीम हैज अ डिफरेंट थिंग, बट उन टीम्स में कैसे ट्रांजिशन करना है, दैट कैन ओनली बी डन when we are going through a straight line which comes through DSA.
क्योंकि आप किसी भी चीज़ में एंटर करने की कोशिश करोगे, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप स्पेसिफिक इन रोल्स के लिए नहीं जा रहे हो, अगर आप नॉर्मल रोल्स के लिए जा रहे हो तो डीएसए विल डेफिनेटली बी gate opener for you, like which can open the gate for this industry for you, like you know how to write the business logic, how, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि I need to learn mostly about data first of all, मेरे को डेटा के बारे में जानना पड़ेगा. So business logic, or I would say DSA, will help you to play around data, like how you can manipulate data, how you can get your hands on or do bunch of different stuff with data. So जब आपके पास ये चीजें आ जाएंगी, then I would say you can transition into the DevOps role or cloud related roles. So going through the straight line is the thing which I would definitely suggest. But वही जैसे मैंने कहा कि अगर आपको इन roles के लिए directly aim करना है, try to learn these things too. Learn these tools and show as much experience as you can, like, because experience से ज़्यादा expertise इधर काम करेंगी अगर आपके पास इन चीज़ों का actual experience है. So I would say कि company will prefer you on a DevOps role or will give you a easy transition from, like, यार just मेरे लिए 4-5 APIs लिख दो and do the complete thing on your own. Do this thing on cloud, deploy this thing and maintain this thing using any monitoring tool and do a CI/CD pipeline over it. So अगर वो आपको पूरा काम स्टार्टिंग से दे देती हैं, you will get a very wonderful experience to get or do things on your own. और स्टार्टअप कल्चर मैं इसीलिए प्रमोट करूंगा सबको क्योंकि स्टार्टअप कल्चर will not spoon feed you everything. Like you will not be restricted to any team. अगर आप किसी स्टार्टअप कल्चर में जाते हो तो आपका ट्रांजिशन एक तो बहुत ईजी रहेगा. मैंने भी जब स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड एज अ डेवलपर और मेरा ट्रांजिशन बहुत जल्दी हो गया था उसके अंदर, DevOps related stuff के अंदर, where I was maintaining systems, where I was creating pipelines, where I was creating, I would say, infrastructure. But obviously आपको डेटा के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा. या सो नमन, जब हमारी फर्स्ट जॉब लगी थी वो एक स्पेशल टाइम होता है, स्पेशल मोमेंट होता है, स्पेशल स्ट्रगल होता है, उसके पीछे हसल होता है. सो आपकी फर्स्ट एक जॉब कैसे मिली थी आपको एंड और उस टाइम पे क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए थे? सो रियल लाइफ ही बताता हूँ ऐसे क्या हुआ था मेरे साथ. सो आई गॉट माई फर्स्ट जॉब फ्रॉम कैंपस ड्राइव, लाइक जो कॉलेजेस में कंपनी आती है उनके थ्रू मेरे को मेरी फर्स्ट जॉब मिली थी. एंड मेरा एक दोस्त था जो कि ही वॉज इन अ वेरी गुड कॉलेज इन जयपुर ओनली, and he was placed in, I would say, very profound startup, and he was just saying like study dynamic programming, backtracking, everything, try to go as much deep as you can into DSA. And I thought, yes, this is the only thing which can help me crack not just the tech giants but a very profound name in India. कोई बड़े हैं जैसे Zomato वगैरह में भी अगर मेरे को जाना है तो मेरे को DSA तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे आनी चाहिए. So I was grinding myself, doing lead code, code chef, handling challenges, everything. एंड जब मैं डीएसए में जा रहा था और जब मैं इधर कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठ रहा था, दे वर आस्किंग वेरी, आई वुड से, मिनिमल क्वेश्चंस कि यार क्या चीजें हैं कि एक एरे को आप सॉर्ट कर दो, आप ये कर दो बस. और वो बेसिकली फोकस किन चीजों पे कर रहे थे? डेवलपमेंट एक्सपीरियंस. इफ यू हैव अ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस प्रायर, लाइक इफ यू हैव बिल्ड एनीथिंग, सो दे वर डेफिनेटली गिविंग देम अ बेटर एज ओवर मी. मैंने कहा यार मैंने ये सब कर रखा है, मेरे को फिर भी नहीं मिल रही है जॉब, क्या हो गया? आई फेस लाइक 7 रिजेक्शंस इनिशियली व्हेन आई sitting into the placements. So it was really, I would say, numbing for me. मैंने कहा यार कैसे काम करेंगे, अभी डीएसए कर पा रहा हूँ मैं और कुछ कर नहीं पा रहा. और मैंने तब तक डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं किया था जब when I was getting my first job. Whenever I was going into any interview, the only thing which I had in my mind or by which I can convince the interviewer was, I know deepest level of things in DSA. Ask me anything. First job was a back-end role in CodeRaid, and they asked me questions like, nQueen, write this backtracking problem for me in the interview. And I was like, it was a very minimal role. Like, it was not like a very flashy role, which you can say, like, definitely list me into like a fresher got this much LPA just coming out of the college. It was not like that. I was solving questions like that. I was seeing myself a picture like, yes, I am getting this kind of a role after I'm studying all these things. But reality hits hard. डेफिनेटली जब मैं इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को लगा ये सब पूछ मेरे से एरे रहे हैं और ये सब दे रहे हैं, तो आई शुड नॉट फोकस ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज तब तक मेरे को पता नहीं था हाउ कैन आई अप्रोच द मार्केट ऑन, लाइक हाउ कैन आई गो ऑफ कैंपस. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट. तो मेरे को ये था कि कॉलेज के भरोसे हूँ मैं अभी, तो जो कॉलेज में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ता हूँ. तो बहुत सारे रिजेक्शंस देखने के बाद एक कंपनी कोटेड ने मेरे को थोड़ा सहारा दिया कि ठीक है भाई, आपको ये सब चीजें आती हैं, वील गिव यू टाइम टू लर्न and let's see how things go. So this was my journey when I entered into the industry and how I entered into the industry. This was like a pretty, I would not say also challenging, but also definitely a learning experience for me. Like when I'm talking about a tier 3 college, I cannot expect organizations like very tech giants to enter my college. Like if I'm, but once you enter into the market,
you can definitely carve your path on your own ways. Like if you have that caliber, and if you have not just caliber, like if you are persistent with your things, अगर आप डटे पड़े हो ना, बिल्कुल लगे रहते हो, तो definitely आपको वो चीज मिली जाएगी. I know like there are many more things which everyone can achieve. There is a scope of improvement in everyone. Try to learn as much as things as you can, and if you can help someone while learning these things without, I would say, belittling them, उनको छोटा फील कराए बिना अगर आप उनको बता पा रहे हो, तो that's really good on your side as well. Because I know कि I have come from a tier 3 college and I know the struggles when you are going through the placement. So definitely जब आप इंडस्ट्री में घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है एक्चुअल मार्केट. आपके लिए शायद ट्रांजिशन भी इजी होगा. If you want to go into very, I would say, tech gens, आपके लिए वो इजी रहेगा डेफिनेटली. तो ये तो मेरी जर्नी थी जो मैंने अपनी फर्स्ट जॉब क्रैक करी थी, एंड how it affected me, and I would say like how it changed me definitely, and I would say कि it was a pretty positive experience for me. Like it helped me to learn a lot. सो नमन, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा रिगार्डिंग द फ्रेशर्स. ओके, आपके हिसाब से इंडिया में फ्रेशर्स के लिए डेवऑप्स रोल क्रैक करना कितना टफ है आज की डेट में? जैसे है कहा कि डेवऑप्स रोल इज प्रीटी टफ, मैं अगर ये कहूँगा क्रैक करने के लिए, बिकॉज दे रिक्वायर एक्सपीरियंस. सपोज मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ कि आज आप एक कॉलेज से निकल रहे हो, और सपोज फर्म और एक ऑर्गेनाइजेशन आप पे भरोसा करके आपको डेवऑप्स रोल दे देती है. They saying like, this is our system, try to handle this, maintain the logs, maintain our replica sets of any application. कि आप इसका cloud infrastructure भी manage करो, everything. You will be your site reliable engineer, site reliability engineer. You will be. So आप कैसे मेंटेन करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि भाई एक क्लाउड के अंदर आप SSH कैसे करने वाले हो, आप इंस्टेंस में कैसे जाने वाले, हाउ यू आर गोइंग टू सी द लॉग्स. अगर आपको लॉग्स के बारे में पता है तो आप उनको फिक्स कैसे करोगे. अगर किसी फ्रेशर से आज जाके पूछूं, आई वाज टेकिंग एन इंटरव्यू, लाइक लास्ट वीक आई वाज टेकिंग एन इंटरव्यू फॉर अ डेवऑप्स रोल, एंड with 1 year of experience they have listed many things, and I believe like अगर किसी ने एक साल DevOps के अंदर काम किया है, so they must be knowing. If I'll not expect in an Indian market कि उन्होंने ज्यादा काम किया होगा DevOps पे, बट फिर भी DevOps अगर आपने अपने रेज्यूमे में लिख रखा है कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको बेसिक चीजें पता होंगी कि आप कैसे डॉकर कंटेनर्स को रन करते हो, आप डॉकर फाइल्स क्या होती हैं, जो कि टूल्स आप डेली बेसिस पे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर यूज करने वाले, उनके बारे में पता होगा. बट मेरे को जवाब ही नहीं दे पा रहे थे. उनका सीधा ये कहा था कि मैंने सिर्फ YAML फाइल्स पे काम किया है, मैंने DSA पे बिल्कुल भी काम नहीं किया, मैंने कोड नहीं लिखा है, जस्ट रिटन YAML फाइल्स. बट मैं वही बात कह रहा हूँ, YAML फाइल्स अगर आपने लिख भी दी, हाउ यू आर गोइंग टू मेंटेन द सिस्टम, लिनक्स कमांड्स आपको कैसे याद रहेंगी. तो मैं वही प्रेशर की बात कर रहा हूँ कि आप एज अ डेवऑप्स रोल में जाना इज टफ, डेफिनेटली टफ. बट अगर आप 6 महीने अगर किसी रिगरसली आप किसी चीज को दे सकते हो, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक एप्लीकेशन बनानी भी है एंड टू एंड यू नीड टू डिप्लॉय इट ऑन एन, आई वुड से, EKS क्लस्टर ऑन क्लाउड, और आपको एक CI/CD पाइपलाइन भी बनानी है उसके ऊपर, आपको ये सारी चीजें करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई कितनी सारी नेटवर्किंग आनी चाहिए आपको इसके, हाउ यू आर मेंटेनिंग द सिस्टम्स ऑन अ लार्ज स्केल. अगर मेरे पास इतना ट्रैफिक आ रहा है तो हाउ आई एम मेंटेनिंग, और आई वुड से अपस्केलिंग और डाउनस्केलिंग माय सिस्टम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द यूजर. ये सारी चीजें, आई वुड से, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम डिजाइन, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेवऑप्स और साइट रिलायबल इंजीनियर्स. तो ये सारी चीजें जानने के लिए आपको डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा. दीज थिंग्स विल नॉट बी, आई वुड से, टॉट यू इन योर क्लासेस. आपको ये चीजें हैंड्स ऑन करनी ही पड़ेंगी. अगर आप चाहते हो डेवऑप्स में जाना, डू वन थिंग, it will be really helpful for you. Start with version control, GitHub सीखो, Linux सीखो, और किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्ट हो जाओ. अगर आपको कोई रोड मैप मिलता है, बहुत अच्छी बात है. आपको एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं बनाने के लिए कि ये एक एप्लीकेशन है कि मैं कैसे मेंटेन करूंगा, ये मेरे सिस्टम पे दिख रही है, किसी और क्लाउड में किसी और सिस्टम पे ये मैं कैसे चलाऊंगा. ये सारी चीजें पढ़ो जितना हो सकता है कि एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो चीजों का. देन ओनली आई वुड से कि आप उस पोजीशन पे पहुंचोगे वेयर यू कैन आंसर द डेवऑप्स रिलेटेड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू. और जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने के, आई वुड से, केपेबल हो गए हो, तो आप क्या करो, आप अपने आप को शोकेस करना स्टार्ट करो. जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप लिंक्डइन पे पोस्ट करो कि यस, आई हैव लर्नड अबाउट दिस टूल टुडे, आई हैव लर्नड अबाउट जेनकिंस, आई हैव लर्नड अबाउट मल्टी स्टेज डिप्लॉयमेंट क्या होता है, आई हैव लर्नड अबाउट हाउ आई कैन basically empty my complete cluster of Kubernetes and how it affected me, how it automatically upscales the pods. ये सारी चीजें आप जब हैंड्स ऑन देखोगे अपने आंखों के सामने होते हुए, तब आप इनके बारे में आंसर भी कर पाओगे. जब आप आंसर कर पाओगे, आप इनको पोस्ट करना स्टार्ट करो. ट्विटर इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. अभी ट्विटर पे लोग इतना पोस्ट नहीं करते हैं अपने कंटेंट को. इफ यू कैन मेंटेन
कंसिस्टेंसी ओवर ट्विटर, अगर आप ट्विटर पे जितना ज़्यादा पोस्ट कर सकते हो सिस्टम डिज़ाइन के बारे में, थ्योरम्स के बारे में, कैप थ्योरम्स एंड ये सारी चीज़ें, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग, ये सारी चीज़ें जो इन डेप्थ यूज़ होने वाली है, आप इनके बारे में पोस्ट करो और एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो, अगर आप एज अ फ्रेशर एंटर करना चाहते हो। अदरवाइज इट्स रियली डिफिकल्ट, आई एम रियली सॉरी टू से, बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री एज अ फ्रेशर ऑन अ डेवऑप्स रोल स्पेसिफिकली। स्पेसिफिक ट्विटर एक्स क्यों बोला आपने, मतलब उसके पीछे क्या रीजन है, और द ऑल अदर सोशल मीडिया? I would say like LinkedIn is very much populated right now. Obviously, I do most of my posts on LinkedIn. I just only did 2 or 3 posts because I believe कि now I am getting somewhat impressions on my post on LinkedIn. So I'm not posting on Twitter, but I am very curious about posting on Twitter because where there is, I would say, not more people and there is less saturation, I believe there is a better chance to be recognized or getting the mind of different people. अगर मैं अपने एक दोस्त का एग्जांपल दूं, ही स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन ट्विटर रैंडमली और वो लोगों के कांटेक्ट में इतनी जल्दी आया है कि here on LinkedIn to get in touch with renowned and profound engineers who are working on very big projects and working on different things is very difficult when we are talking about LinkedIn. But Twitter पे that is really achievable in like अगर आप consistent हो 15-20 एक महीने के अंदर अंदर you'll crack some very good people. You'll get a very, I would say, network boost when you're posting on Twitter specifically. Because उधर क्या है कि saturation पहली बात तो इतना है नहीं और वहाँ पे क्या है people are very aware about that things. I believe LinkedIn पे भी पोस्ट करते हैं, बट LinkedIn I believe कि अब थोड़े टाइम में Instagram जैसा होता जा रहा है. बट Twitter is, I would say, कि really helpful when you're talking about these things. भेड़ चाल एक जगह पे चल रही है, try to move the direction into a different way. अभी वहाँ पे लोग कम हैं, तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर उधर पोस्ट करोगे that will definitely help. वही वही काम करना है जो आपको LinkedIn पे करना है. आप क्या कर सकते हो, सेम पोस्ट आप LinkedIn पे करो, सेम पोस्ट आप उधर करो. Just tag the organization which you are using. You are using Docker, tag Docker there. You are using any tool, Jenkins, GitHub Actions, tag them there. Yeah, I'm using this tool. This helped me like in this thing, and I incorporated this problem and resolved this using this tool. ऐसे पोस्ट करो उधर, लोगों को टैग करो, शेयर करो, डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करो. अगर LinkedIn की मैं बात करूंगा तो देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स लाइक dev team related groups हैं, AI related groups हैं, DevOps related groups हैं. Obviously, they are maintained by some admins. You need to get an approval to post into that particular group. Just post into that group. Once you get an approval, you'll get a definitely, I would say, network boost for that. Because of this particular group posting, I got an invitation from one of a founder in Poland to be a part of their group and do a posting there and to help them grow their community. So these kind of things will definitely help you when you post into the group in LinkedIn specifically. And obviously मैंने आपको Twitter X के बारे में बताया, अभी उधर इतना saturation कम है, you will get a better chance to be recognized there. So you can definitely go over there and I must say like you should go there. यस, बात में तो सेंस है, लाइक सभी जगह लिंक्डइन जा रहे हैं, इससे अच्छा तुम ट्विटर पे जाओ, उधर कोई ना कोई तो रीच आउट कर देगा आपको, उधर ज्यादा मतलब भीड़ भाड़ तो नहीं है ऑब्वियसली, जितना मतलब इंडियन माइंड्स है, मुझे लगता है कि लाइक ट्विटर एक्स जो प्लेटफॉर्म है वो बस कलेश के लिए है. यू कैन गो स्क्रॉल द कमेंट्स, जितना कलेश हो सकता है देख लो, कौन किसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है. और अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी चीजें बहुत हो रही है ऑब्वियसली. मतलब ऐसा है कि लाइक तुम जो फाउंडर है एक्स का, इलॉन मस्क, उसके भी पोस्ट देख रहे हो तो उसके भी कलेश ही चलता है मोस्टली, मोर देन किसी बेस्ट टॉपिक्स पे वो बात कर रहे हैं. ओके, तो सबको प्रिस्क्रिप्शन तो ऐसा है ना, लाइक इसलिए मैं स्पेसिफिक पूछा कि आपको ट्विटर ही क्यों बोला, आपने एक्स ही क्यों बोला. इतने सारे सोशल मीडिया में कुछ भी है, इतने सारे आ रहे हैं, बट इस पे भी होता है. फर्स्ट पहली बार मैंने तो पहली बार सुना लाइक. ट्विटर का ये है ना, इलॉन मस्क है, उनके चलते तो रहते ही है कलेश सबसे. अभी लेटेस्ट उनका चल रहा है, मैं लेना नहीं चाहूंगा नाम उनका, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बट क्या कर सकते. बट वही है कि आप अपने डायरेक्शन में मोल्ड करने की कोशिश करो चीजों. इंस्टाग्राम पे हर टाइप की रील आपको मिल जाएगी, बट इंस्टाग्राम आपको वही सजेस्ट करता है जो आपका फीड, जैसे आप उसको ट्रेन करते हो. ट्विटर भी आपको वही चीजें सजेस्ट करेगा जैसी आप देखना चाहोगे. तो आप अपने रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करो, डेव रिलेटेड चीजें देखो, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ट्विटर. राइट राइट राइट. सो नमन, रिज्यूमे, लिंक्डइन, गिटहब है, तीनों चीजें बहुत डिफरेंट है, सबका अलग अलग रोल है, रिज्यूमे का अलग, लिंक्डइन गिटहब का अलग. तो आपके एक्सपीरियंस में कौन सी चीज सबसे ज्यादा हेल्प करती है अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने में, किससे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को? सो मैं एक बात कहूंगा आपको कि ये तीनों जो चीजें हैं, गिटहब हो गया, लिंक्डइन हो गया, या फिर अपना रेज्यूमेज हो गए, दे आर जस्ट थिंग ऑन अ पेपर वेर यू कैन जस्ट
टेल अबाउट योर स्किल्स। ऑब्वियसली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, बट जब मैं बात कर रहा हूँ इन तीनों चीज़ों की, जब मैंने इंडस्ट्री में एंटर किया था तब लिंक्डइन वाज मेरे लिए इतना वो नहीं था इंपॉर्टेंट। मेरे लिए ये था कि बस मैं डीएसए कर लूँ, मेरे को कहीं तक एक जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल जाए, दैट्स इनफ फॉर मी। तब ऑल डिपेंड्स ऑन माई स्किल। मेरे रेज्यूमे भी कोई इतना नहीं देखेगा, अगर मेरे पास हैंड्स ऑन स्किल मैं उनको प्रॉब्लम सॉल्व करके उधर दे पाऊंगा तो तब मेरे को ऐसा लगता था। बट once I joined the organization and then I got to know about the power of networking and why networking is very important in this current era। अगर आप एक बार कॉलेज से सपोज निकलते हो, यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, आपको कैसे मिलेगा? अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, सो डेफिनेटली दे विल हेल्प यू टू गेट टू योर नेक्स्ट बिग स्टेप और नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी। उसके लिए लिंक्डइन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैंने वही कहा कि ये तीनों चीजें हैंड इन हैंड कैसे जा सकती हैं कि आपने एक चीज पढ़ी, स्टार्ट किया आपने पढ़ना, पढ़ने के बाद आपने एक लिंक्डइन पोस्ट की, उसके लिए टैग, यू यूज सम हैशटैग्स। एंड हमारी कंपनी में एक टीम है जो कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल करती है, उन्होंने मेरे से कहा कि कीप ओनली 8 हैशटैग्स इन योर लिंक्डइन पोस्ट ओनली, दिस विल गिव यू बेटर रीच। तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि मैं अपनी रीच कैसे बढ़ाऊं, तो उन्होंने कहा कि 8 हैशटैग से ज्यादा मत रखना। तो ये गाइस मैं आपको भी कह रहा हूँ कि 8 हैशटैग्स रखना कम से कम। उसके अलावा आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो, आप अपनी गिटहब पे पोस्ट करने के लिए आपके पास कुछ कंटेंट होना तो चाहिए। तो कंटेंट आप दिखाओगे कैसे? आपने कहा कि भाई मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट कर दिया और मैंने उसको एक गिटहब में पुश कर दिया, तो मेरे पास एक मेरी गिटहब की स्ट्रीक भी मेंटेन होती जा रही कि यस आई एम आई वुड से कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूटर। गिटहब से आके कंसिस्टेंसी दिखी सबसे ज्यादा कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। कि अगर मेरा गिटहब का कैलेंडर पूरा ग्रीन दिख रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट एवरी डे आई हैव पुशिंग समथिंग इनटू गिट, सो दैट विल शो कि यार आई एम कितना परसिस्टेंट फॉर दिस थिंग। आई एम वेरी, आई वुड से, मेरे को ये कहना नहीं चाहिए कि ये नीडीनेस दिखाता है इंसान की, बट ये दिखाता है कितना ज्यादा वो है, हंगर दिखाता है। मेरे को तो ये लगता है कि अगर आप गिटहब पे कंसिस्टेंट दिखोगे ना, या तो वो दिखाएगा कि ये बंदा बहुत ज्यादा गीक है भाई, ही लव्स कोडिंग, ही ड्रिंक्स कोडिंग, लाइक ही कैन डू एनीथिंग फॉर कोडिंग। बट इफ यू नो कि मेरे को वैसा एक पर्सपेक्टिव नहीं बनाना और मेरे को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करनी है, तो गिटहब विल शो योर हंगर कि यस आई एम रियली हंग्री फॉर दिस थिंग एंड आई हैव सम एक्चुअल थिंग्स व्हिच यू कैन सी इनटू माय गिटहब। सो आपने गिटहब पे पुश किया, रेगुलरली यू आर पुशिंग थिंग्स इनटू योर गिटहब अकाउंट, यू आर पोस्टिंग रेगुलरली ऑन लिंक्डइन फॉर नेटवर्किंग, and once you get an opportunity, these things will come into handy, a good resume, an ATS friendly resume where you are showcasing the things which you have actually built, not things just yes these are the things which are getting my resume selected so I just keep them। क्योंकि चाहे अपन कितना भी कह लें, इंटरव्यूअर विल डेफिनेटली आस्क यू अबाउट दोस थिंग्स इफ यू आर मेंशन्ड इनटू योर रेज्यूमे। तो ये सारी चीजें सारी कनेक्टेड है। आज के टाइम में तो लिंक्डइन इज अ वेरी गेम चेंजर थिंग। अगर मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि ट्विटर भी है, तो आप ट्विटर भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। यू कैन गेट योर नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू थ्रू ट्विटर एज वेल। आई हैव सीन पीपल गेटिंग दीज रिकॉग्निशन। मेरा एक दोस्त है, वो ऐसे लोगों से बात करता है कि आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ, कि ही इज इन टच विद सीईओज एंड मल्टीपल कंपनी फ्रंट रनर्स, उन सबके साथ वो टच में है। सो ही गेट टू गेट देयर ब्रेन्स कि भाई वो कैसे सोचते हैं, हाउ दे आर थिंकिंग, हाउ बेसिकली दे टैकल एनी प्रॉब्लम। ये सारी चीजें आपको नेटवर्किंग के थ्रू पता चलेंगी। ये आपको पता चल गया, यू विल गेट टू नो लाइक हाउ कैन आई इजीली क्रैक इनटू द मार्केट। सो ये सारी चीजें हैंड इन हैंड चलती है। यू नीड टू हैव अ गुड रेज्यूमे, एटीएस फ्रेंडली, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन गिटहब। अगर आप गिटहब पे कंसिस्टेंसी वैसी मेंटेन नहीं कर पा रहे, बट यू नीड टू शो सम कांस्टेंट थिंग्स, लाइक मेरे गिटहब पे महीने में 10 पुश तो हैं और 10 ऐसे कॉन्क्रीट पुश हैं, दे कैन easily I would say fade someone's I would say normal resume। अगर मैं केवल अपना गिटहब अकाउंट ही दिखा दूं तो मेरे को मेरा रेज्यूमे दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट शुड बी लाइक दैट। अगर आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी में जा रहे हैं, अगर आपका मिनिमल है, तो ट्राई टू गेट और ग्रैब आई वुड से ईच गुड थिंग्स फ्रॉम मी ऑल दीज डोमेन्स। आपका रेज्यूमे आप अच्छा बनाओ, आप गिटहब का थोड़ा बहुत उठाओ और लिंक्डइन पे पोस्ट करो। दैट्स इट। राइट राइट। जैसे अब हम बात कर रही है रिगार्डिंग इंटरव्यू रिज्यूमे, सो हम थोड़ा उसमें डीप में जाते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये आपसे नमन कि फ्रेशर्स को कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए जो बैकएंड या डेवऑप्स इंटरव्यू में शाउट आउट करे, स्पेसिफिक हमें प्रोजेक्ट्स बताइए। सो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, मैंने बताया था एक आप स्ट्रीमिंग पाइपलाइन एक बना सकते हो। स्ट्रीमिंग पाइपलाइन सपोज कि मेरे पास एक लोकली डाउनलोडेड वीडियो है, हाउ कैन आई स्ट्रीम दिस वीडियो ऑन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म, हाउ कैन आई यूज, देयर इज अ सर्विस कॉल्ड एज CloudFront फ्रॉम AWS, इट्स अ CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब जब आप इन चीजों को बनाने या फिर इन चीजों को यूज करने की कोशिश करोगे, आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता क्या है। जब आप क्लाउड में जाओगे AWS के बारे में आपको पता चलेगा, सबनेट्स क्या होते हैं, VPCs क्या होते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स क्या होते हैं।
ये जब चीजें आपको पता चलेंगी आप बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट बना पाओ, जो कि मैंने आपको बताया था ये क्या एक स्ट्रीमिंग पाइपलाइन बनाने का। दूसरा, आप ऐसी चीजों के बनाने की कोशिश करो। आपने देखा होगा कि एआई एजेंट्स, एआई इज इन बूम राइट नाउ, एवरीवन इज ट्राइंग टू वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ एआई। आप एआई के बारे में पढ़ने जाओगे या फिर किसी से भी पूछोगे ना, दे आर वर्किंग इन एआई, दे से कि आई एम यूजिंग ओपन एआई एपीआई, मैं ओपन एआई की एपीआई को यूज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ अपने लोकल में विद दिस। आप उसके इन डेप्थ नॉलेज लेने की कोशिश करो कि ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या होता है, मेरे पास वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, कोसाइन सिमिलैरिटीज क्या हैं, उसके पर्टिकुलर अगर आपने वो एपीआई कॉल करी है उसके पैरामीटर्स का मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, टॉप पी क्या है, ये सारी चीजें जब आप पता करोगे तो आपको इन डेप्थ पता चल जाएगा कि एआई कैसे काम कर रहा है। अब एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा मैं। आपने देखा होगा कि एआई वाले मार्केट में एवरीवन इज ट्राइंग टू कट द मार्केट ऑफ डिफरेंट आई वुड से फील्ड्स, कि आप एचआर टेक में आपने देखा होगा कि एआई आ रहा है, कि दे आर ऑटोमेटिंग हायरिंग प्रोसेस, दे आर ऑटोमेटिंग इंटरव्यू प्रोसेस। अगर मैं कहूंगा कि अभी एआई एजेंट्स जहाँ पे नहीं है या फिर एआई जहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं है, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आप एआई टूल्स बना सकते हो कि हाउ दे कैन, अब उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। जब आप इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एजाइल मेथोडोलॉजी इज द थिंग विच इंडस्ट्री फॉलोज मेजरली। आप उसको कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। प्रोडक्ट मैनेजर का जो काम होता है रोज का स्टैंड अप लेना टीम का, हाउ टू कन्वर्ट द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट एंड ट्रांसलेटिंग देम टू द टीम, ये सारे काम आप एक एजेंट के थ्रू कैसे करवा सकते हो, वो भी बिल्कुल बुलेट प्रूफ, कि वेयर देयर आर नो आई वुड से फॉल बैक्स। ये दो टूल्स मैं कहूंगा या फिर ये दो प्रोजेक्ट्स मैं कहूंगा डेफिनेटली विल हेल्प यू स्टैंड आउट इनटू द मार्केट अभी तो। बाकी और भी टूल्स हैं, पोस्टमैन है आपका एक एपीआई क्लाइंट है जहाँ पे आप एपीआई टेस्टिंग करते हो, आप उसका एक क्लोन बनाने की कोशिश कर सकते हो, आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो अपने सर्वर के ऊपर। हाउ यू आर बेसिकली डूइंग एपीआई टेस्टिंग लोकली, मैं कोई एक सर्वर चला रहा हूँ, मैं आपके क्लाउड पे जाके उसको टेस्ट कर पाऊँ, दैट विल बी रियली हेल्पफुल अगर आप ऐसा कोई चीज बना के दिखा पाते हो। सो आप ये 3 चीजें ट्राई करो, बहुत अच्छी चीज है। मेरे को तो ये लगता है कि भाई अगर मेरे पास कोई फ्रेशर अगर हमारी टीम में भी आता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स दूं। मैंने किसी को कहा था कि आप एक पोस्टमैन का क्लोन बनाने की कोशिश करो, आप एचआर टेक में हमारे पास एआई है, आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एआई को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करो एंड ट्राई टू गिव नॉट वेग आइडियाज प्रोजेक्ट के बारे में, बट अ कॉन्क्रीट आई वुड से डायरेक्शन जहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ऑब्वियसली आपको इन टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी चीज को डिप्लॉय करने जा रहे हो आपको क्लाउड का पता होना चाहिए, आपको ये सारी चीजों के बारे में पता करना ही पड़ेगा। जब मैं जेनकिंस के लिए पाइपलाइन लिखूंगा, जब मैं डॉकर के लिए कंटेनराइजेशन करूंगा डॉकर के थ्रू, तो आप ये प्रोजेक्ट्स के आइडियाज ले लो बट गो इनटू डीपर। इन मामले में आप चैट जीपीटी का यूज करो कि गिव मी अ इनिशियल ब्लूप्रिंट हाउ वेयर आई कैन स्टार्ट फ्रॉम, what tools will be required to build this project end to end। वो आपको tools बताएगा, then go to the documentation, search out on YouTube videos। अगर मेरे को कोई भी चीज सीखनी है तो आई विल गो फॉर यूट्यूब, अगर मेरे को कोई चीज जल्दी से इम्प्लीमेंट करनी है तो मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। अगर स्क्रैच से सीखनी है गो टू यूट्यूब, देयर आर टन्स ऑफ रिसोर्सेज विच यू कैन गो गेट फॉर फ्री on YouTube, which will definitely help you to learn new things। डॉकर के बारे में सीखना है गो टू यूट्यूब, जेनकिन सीखना है गो टू यूट्यूब। इन चीजों को यूज सीख लिया, अब आप अपने ब्लूप्रिंट को फॉलो करो कि यस स्ट्रीमिंग पाइपलाइन बनानी है, सबसे पहले मेरे को इसका एक कोड लिखना पड़ेगा कि मैं लोकली डाउनलोड कैसे कर रहा हूँ। फिर अगर मैं पाइथन यूज कर रहा हूँ तो मेरे को बोडो 3 लाइब्रेरी को यूज करना है ताकि मैं S3 में पहुंचा पाऊँ। S3 में पहुंचा दिया तो फिर मैं वहाँ पे क्लाउड फ्रंट पे कैसे लूंगा, वो इंटरनल क्लाउड पे कैसे करना वो देखना। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे आपके ब्लूप्रिंट में पता चल जाएंगी, फिर आप उनको एक एक स्टेप करके डू वन थिंग एट ए टाइम ऑन द प्रोजेक्ट। तो ऐसा छोटा प्रोजेक्ट बनने के बाद जस्ट पुश इट इनटू द गिटहब एंड इफ यू कैन प्रोवाइड एक्सपोज लिंक ऑफ दिस, अगर आपने किसी क्लाउड सर्विस पे डिप्लॉय कर रखा है मे बी ऑन EKS, ECS और EC2 कहीं पे भी, उसका एक लिंक आप प्रोवाइड करो, अपने रेज्यूमे में डाल दो कि भाई ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, ये मैंने बना रखा है, ये इसका काम था, ये इसका लिंक है, आप जाके देख सकते यस यस यस। तो नमन, आपने जैसा कहा कि आपने इंटरव्यूज लिए हैं लोगों के, स्टूडेंट्स के, एंड रिज्यूमे भी देखे, तो मेजर थिंग, ओके, द मेजर थिंग डे ऑफ रिज्यूमे में आपने इंडियन एप्लीकेंट्स की कौन सी कॉमन गलतियां नोटिस किए हैं अभी तक की, एंड वो गलतियां को कैसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में हमें बताएं। The thing which I have seen most in the resume is tools। They have mentioned tools for sure कि आपने tool mention कर दिए कि in skills section I have mentioned Jenkins, Docker, Kubernetes, Azure, GCP, Terraform, everything। And मेरे को आपके एक्सपीरियंस आपके प्रोजेक्ट्स में वो कहीं पे भी दिख ही नहीं रहा आपने बनाया है। आपने जेनकिंस वगैरह सब लिख दिया, आपके प्रोजेक्ट में दिख रहा है कि आई हैव बिल्ड एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, ओके
दैट्स एक्सेप्टेबल, आपने प्रोजेक्ट बनाया, दैट्स रियली गुड, बट हाउ यू हैव यूज्ड दीज काइंड ऑफ टूल्स या फिर दीज स्किल्स व्हिच यू हैव मेंशन्ड हियर, तो मैं वो कैसे पता लगा पाऊंगा कि भाई आपने इन चीजों पे एक्चुअली काम किया है? देन आप मेरे को पूछना पड़ेगा आपसे स्टार्टिंग से, मतलब इन टूल्स के बारे में आप बताओ। अगर आपके प्रोजेक्ट में ही वो लिखा होगा, अगर आपने एक्चुअली उन चीजों को यूज किया है और आपके प्रोजेक्ट्स में एक्चुअली एक्सप्लेन्ड है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिल्ड दिस थिंग, I use this particular EC2 instance, I Dockerize this application, I transferred this application to GitHub or pushed this application to GitHub, pulled my Docker image to the GitHub, run this Docker container there, and then I was able to see this application there. अगर मेरे को आपके पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पता होने के बाद अगर आप ये बता दोगे कि आपने कैसे इन टूल्स को यूज किया उसमें, दैट विल बी रियली हेल्पफुल आपके लिए भी, कि आपको ज्यादा आई वुड से कि वेग साउंड नहीं करोगे इन टूल्स के बारे में। क्योंकि जब मैंने इन टूल्स के बारे में लिख दिया है अपने रेज्यूमे के अंदर, आई नीड टू मेंशन हाउ आई हैव यूज्ड दीस टूल्स। दिस इज द आई वुड से मोस्ट कॉमन थिंग व्हिच आई हैव सीन इन द रेज्यूमेस। एंड अगर मैं किसी सीनियर लेवल इंजीनियर के रेज्यूमे की बात कर रहा हूँ और अगर मैं उनके इंटरव्यूज की बात करता हूँ स्पेसिफिकली, उनके इंटरव्यूज में उनसे इन टूल्स के बारे में कोई नहीं पूछेगा। उनसे पूछता है कि आपने कैसे कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी और हाउ डिड यू कम अप विद एन अप्रोच टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड हाउ इट इम्पैक्टेड द टीम। तो ये अगर आप अप्रोच अभी से स्टार्टिंग से लेके चलोगे कि यार ये टूल मैंने क्यों यूज किया इधर, मैंने डॉकर इसलिए यूज किया कि भाई मेरी एप्लीकेशन किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रही थी, आई कंबाइंड दिस एप्लीकेशन इनटू एन इमेज एंड with all the required necessary things and it was able to run into multiple environments. So ये चीज अगर आप पहले से करके रखोगे तो आपको आगे के लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो। इफ यू बिकम और रीच एट अ पोजिशन 2 to 3 years इन योर एक्सपीरियंस, तब आपको पता चलेगा कि आपसे इन टूल्स के बारे में कोई नहीं जानना चाहता, ये जानना चाहता है कि हाउ यूजिंग दीज टूल्स यू हैव इम्पैक्टेड देयर योर ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस। आपने कैसे उनका भाई मंथली बिलिंग साइकिल आपने क्लाउड की कैसे कम करी। दे आर यूजिंग, सपोज दे आर गेटिंग अ बिल ऑफ $5,000 per month using EKS. How can you eliminate that fluff? How can you eliminate that extra baggage of money which the company is bearing? How can you come up with a solution? तो ये सारे tools आप अपने resume में mention कर रहे हो, that's really good, but mention the actual experience which you used, where you use these tools. आपने ये tools जहाँ पे use करें, write about that experience as well. चाहे एक ही प्रोजेक्ट में करें, आपके पास 4 प्रोजेक्ट हैं, 4 में से एक में करें, एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आई वुड से इन डिटेल, पूरा डिटेल में कर दो, कोई दिक्कत, ताकि उधर से ही पता लग जाए कि आपने ये टूल इसलिए यूज किया था प्रोजेक्ट में, आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी, आपने इसको ऐसे ओवरकम किया। 3 क्वेश्चंस अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही आंसर कर पाओगे, दैट विल बी इनफ। अगर डेवऑप्स रिलेटेड रेज्यूमेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यस यस, थोड़ी टेक्निकल टर्म्स की बात कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं अनमन। सो अगर आज कोई कंटेनर्स सीखना स्टार्ट करता है तो वो डॉकर पे ज्यादा फोकस करे या पॉडमैन पे, क्यों? सो अगर मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ कंटेनर्स के बारे में लर्न करना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड प्रेफर डॉकर। सबसे पहली बात, क्योंकि इसका खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, खुद का डेमन हम कहेंगे कि अगर आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करते हो, इसका खुद का डेमन रहता है। और जब मैं पॉडमैन की बात करता हूँ, इट्स मोर ओवर सिक्योरिटी रिलेटेड स्टफ। सिक्योरिटी के लिए इट्स बुलेट प्रूफ, वल्नरेबिलिटीज बहुत कम आती है जब आप पॉडमैन के साथ काम कर रहे हैं। तो जब आपने पॉडमैन का यूज कर रहा है, इट रूटलेस, आपके पास एक हेड नहीं है, कोई डेमन नहीं है, यू विल बी आई वुड से रोमिंग फ्रीली, you have the leverage of everything, you'll be having the control of everything, but you will not be having any orchestrator over it. It's definitely orchestration tools friendly, both of them, but मैं fresher की तौर पे बात करूंगा तो docker will be my first choice. Get the knowledge of things, daemon क्या है, docker daemon क्या है, system D क्या होता है, containers actually कैसे काम करते हैं। Once I have that knowledge, then if you want to go deeper into the security, Red Hat जैसे कोई, अगर मैं security system कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, they'll be heavily relying on Podman. अगर मैं सिक्योरिटी रिलेटेड सिस्टम्स के पास जा रहा हूँ, धीरे धीरे ट्रांजिशन लेना चाह रहा हूँ, आई विल स्विच ओवर टू पॉडमैन। सो अपने AWS और Azure दोनों के साथ काम कर चुके हैं अभी तक, किस प्रोजेक्ट्स के लिए कौन से टूल चूज करें, कैसे डिसाइड करते हैं आप? So I've worked both on AWS and Azure. AWS is a giant right now. AWS आपको पता है कि एक बहुत ही डेवलपर फ्रेंडली एक्सपीरियंस आपको देता है, डेवलपर ओरिएंटेड है AWS काफी, आपको डेवलपर सेंट्रिक चीजें काफी करनी पड़ेंगी उधर। अगर मैं बात करूंगा कि अगर मैंने कुबरनेटिस का क्लस्टर मैंने AWS पे बनाया है यूजिंग देयर सर्विस EKS, और अगर मैंने एक कुबरनेटिस का क्लस्टर मैंने बनाया है Azure पे, तो एज एन बिगिनर मैं कहूंगा कि Azure वाला आपको अपने लोकल में कनेक्ट करने में या फिर गेटिंग अ बेटर हैंड्स ऑन, आपको Azure वेरी हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज्यादा, मतलब आई वुड से कि सिस्टमाइज्ड वे है। और जब मैं AWS की बात करूंगा कि उनकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ी है,
if you'll run into some errors, if you'll run into any problems, there are people who can definitely help you out with. So Azure मैं तब use करूँगा जब मेरा कोई specific related काम है AI related. I know this is very different domain which I am connecting here. Why AI specifically for that? Their AI specific domain or their AI specific clusters is really huge. Azure AI is a thing which most of the people definitely use when they are working with AI related stuff or when they are going for some API calls using AI. So Azure का embedding models and the things maintaining in Azure is pretty decent. बट अगर मेरे को बुलेट प्रूफ सिस्टम बनाना है बिल्कुल, और मेरे को एक कम्युनिटी फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी चाहिए कि इफ आई रन इनटू सम एरर्स और इफ आई रन इनटू सम कॉम्प्लिकेशंस, आई नो देयर इज समवन हु विल बी हैंड होल्डिंग मी और हैंड होल्डिंग मी और मेरे को किसी जगह तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे, आई विल गो फॉर AWS फॉर श्योर। यस यस यस। सो नमन, लैंग ग्राफ क्या है और एआई एजेंट्स बनाने का तरीका 2025 में कैसे चेंज कर रहा है ये चीज? बिफोर हम लैंग ग्राफ के बारे में जाने, मैं बताना चाहूंगा कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो कि एआई एजेंट्स आर नथिंग बट एडिशनल आई वुड से कैपेबिलिटीज जो हम एआई को देते हैं, राइट? कि आज के टाइम में हम अगर एआई पे जाके मैं पिछले टाइम की बात करता हूँ जब 2017 में इसका आर्किटेक्चर लॉन्च हुआ था चैट जीपीटी का, तो एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पेपर के ऊपर ये बेस्ड है जीपीटी, है ना? और जब ये लॉन्च हुआ था इट वाज जस्ट मेड फॉर नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन। नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करेगा आपका क्या होना चाहिए, गोइंग थ्रू मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क्स इट इज गोइंग टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। सो अब ये जो इसका बिहेवियर हमें मिला है कि हम इससे कोड लिखवा पा रहे हैं, ईमेल टेम्पलेट लिखवा पा रहे हैं, ये सारी चीजें इसके पास नहीं थी। ये सारी चीजें इन्होंने खुद से अडेप्ट करी है सिस्टम ने। दिस वॉज नॉट ट्रेन्ड ऑन दैट, बट अभी भी इसमें कुछ चीजें जो कि हम नहीं करवा पाएंगे। मैं एआई से कह सकता हूँ कि भाई मेरे लिए एक ईमेल लिख दे, बट वो मेरे लिए ईमेल लिख के सेंड नहीं कर पाएगा कहीं, राइट? तो वैसी चीज है। अब मैं इसको कहूँ कि सपोज मेरे पास एक एआई है जो इसके पास इसका एक नॉलेज बेस है, ट्राई टू जस्ट बी विद मी हियर कि ये मेरा एक सिस्टम है, इसके पास इसका एक नॉलेज बेस है। अगर मेरे को कोई भी चीज पूछनी होती है या फिर कोई भी चीज नई जनरेट करवानी भी होती है तो वो उस नॉलेज बेस के पास जाता है और मेरे को नई चीजें जनरेट करके दे देता है अकॉर्डिंग टू दैट। अब सपोज मैंने उससे कुछ ऐसी नई चीज पूछी जो उसके पास नहीं है उसके नॉलेज बेस में, तो वो डेफिनेटली मेरे को कहेगा कि दिस इज आउट ऑफ माय स्कोप। सो एआई एजेंट्स आर दैट थिंग वेयर वी आर एडिंग दोज एडिशनल फंक्शनैलिटी व्हिच विल नॉट रिस्ट्रिक्ट आवर स्पेसिफिक एआई कन्वर्सेशंस। अब मैं बात करता हूँ कि पहले आपने देखा होगा कि अपने जो चैट जीपीटी वगैरह उनके पास वेब सर्च की कैपेबिलिटी नहीं थी, वो गूगल सर्च या फिर कोई भी वेब रिलेटेड सर्च नहीं कर पाते थे। जो उनके नॉलेज बेस में है उनके अकॉर्डिंग वो आंसर दे देंगे, बट वो आपके लिए कोई वेब सर्च नहीं करेंगे। सो एआई एजेंट इज दैट थिंग, लाइक मैं एक एआई एजेंट ऐसा बना रहा हूँ कि अगर उसको अपनी नॉलेज बेस में आंसर मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो दैट विल डू अ गूगल सर्च फॉर मी, मेरे को गूगल से आंसर ला के दे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ वर्क एन एजेंट डू। और अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं मल्टीपल एजेंट्स के साथ कि एक एजेंट मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे लिए गूगल सर्च करके ला रहा है, एक एजेंट मेरे लिए क्या करेगा, सपोज मेरे लिए मेरे डेटाबेस के अंदर सर्च करके ला रहा है, और एक एजेंट मेरा क्या कर रहा है, इनको मॉनिटर कर रहा है। तो ये जो पूरा फ्लो हो गया, इस फ्लो को कहते हैं अपन एजेंटिक एआई। जब एक फ्लो के अंदर मल्टीपल एआई एजेंट्स होते हैं उसकी हम बात करते हैं, उसको कहते हैं हम एजेंटिक एआई। अब लैंग ग्राफ क्या चीज है? लैंग ग्राफ एक ऐसा फ्रेमवर्क है या फिर एक ऐसा तरीका है जो कि आपको बहुत ज्यादा लेवरेज देता है जब आप ये सारी चीजें बना रहे हो, हैंड्स ऑन कर रहे हो। लैंग ग्राफ एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपको बनाने की कोशिश करता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एजेंट्स में बना रहा हूँ, एजेंट्स कुछ भी नहीं है, आपके नॉर्मल कोडिंग फंक्शंस हैं जो आप लिखने वाले हो, ठीक है? इन कोडिंग फंक्शंस को आप कैपेबिलिटीज दे रहे हो टू यूज सम टूल्स आर जैसे कि अपने वेब सर्च हो गया, मेरा सपोज विकिपीडिया सर्च हो गया, या फिर कोई रिसर्च पेपर है उसके सर्चेस हो गए। सो दीज 3 टूल्स आर माई टूल्स एंड माई एजेंट इज जस्ट यूजिंग दीज टूल्स थ्रू एन प्रॉम्प्ट। मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू बताऊंगा कि भाई अगर ये तेरे पास आ रहा है तो यूज दिस टूल, अगर तेरे पास इस टाइप की क्वेरी आ रही है तो यूज दिस टूल, अदरवाइज यूज दिस टूल। तो यू कैन चेन दीज टूल्स एंड यू कैन चेन दीज प्रॉम्प्ट्स एंड कंप्लीट वर्कफ्लो यूजिंग लैंग ग्राफ। अब आपने ये टूल्स बना लिए, आपने अपने एजेंट बना लिए, अब आपके पास कंप्लीट लेवरेज है या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस है अपना कंट्रोल प्रोटोकॉल डिसाइड करने की या फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिसाइड कि मैं कैसे कम्युनिकेट करवाना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉम्प्ट तो रहेगा ही रहेगा, आपके एजेंट्स मल्टीपल बन गए, आपके टूल्स मल्टीपल बन गए, आप इनको कनेक्ट कर सकते हो थ्रू एजेस। ये जो आपने एजेंट्स या अपने फंक्शंस लिखे हैं, ये आपके नोड की तरह काम करते हैं, या फिर आप मान के चलो हेड है कोई, आप इनको कनेक्ट कर सकते हो थ्रू एजेस। तो मैं वो एजेस डिसाइड कर सकता हूँ कि दिस विल बी माई कंडीशनल एज, कि ये किसी कंडीशन के अंदर इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने वाला है। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट में पर्टिकुलर फंक्शंस या फिर नोड्स हैं या फिर मेरे जो एजेंट्स हैं। सो
मैं कंडीशनल एजेस लगा सकता हूँ, पूरा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट, फिर बी पॉइंट से अगर मेरे पास कोई एरर आई तो वापस ए पॉइंट पे कैसे मूव करने वाला हूँ. सो LangGraph गिव्स यू अ वेरी प्रोफाउंड और elaborated library where you can definitely go through the agentic AI workflows. इनकी एक फैमिली है पूरी, मैं अगर आपको बताऊं तो LangChain, LangGraph एंड LangSmith. LangChain आपका इंटरनल प्रोटोकॉल है जो आप यूज करने वाले हो, जो मैंने आपको बताया था चेनिंग के लिए. LangGraph आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि आप डिसाइड करते हो कि ए नोड बी नोड से कनेक्ट होगी. एंड LangSmith आपका मॉनिटरिंग टूल होता है वेयर यू कैन विजुअली सी हाउ योर एक्चुअल ग्राफ लुक्स लाइक. तो ये जो LangGraph है, आप अपने पूरे कोड को, एजेंट्स को एक ग्राफ के तौर पे कनेक्ट कर पाते हो. ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, सी पे कोई एरर आई तो ई पे जाना है, नहीं तो डी पे जाना है. सो ये पूरा फ्लो आप एक्चुअली विजुअलाइज देख पाओगे LangSmith के यहाँ. सो या दैट्स अ वेरी, आई वुड से, गेम चेंजर थिंग एजेंटिक एआई मार्केट में. और what they are trying to do now, they are trying to come up with a cloud based tool as well. अभी आपको लोकली ये लाइब्रेरी डाउनलोड करके आपको एआई एजेंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे. दे आर कमिंग विद a cloud solution as well where you can just go to their cloud, register there and just see like I need to create this agent, this is coming from my GitHub or this is coming through my container registry where कोई डॉकर इमेज स्टोर्ड है वहां से आ रहा है. तो ये आपको हेल्प करने वाला है. वैसे आपको एक क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन मिल जाएगा, जैसे आपके पास AWS वगैरह है, आपके पास एक क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन भी हो जाएगा. सो यू विल बी एबल टू क्रिएट एआई एजेंट्स इन अ मच मोर, आई वुड से, इजियर फैशन. यस यस। जब मैं रिगार्डिंग जो आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था रेडिट पे वगैरह बाकी इंटरनेट सब पे, तो 3 चीजें ना मुझे नमन बहुत, तो मतलब बहुत बार-बार दिखाई दे रही थी। फर्स्ट वन वाज़ द जेन एआई, सेकंड वन वाज़ द एजेंटिक एआई एंड थर्ड वन वाज़ द एलएलएम। मतलब जब मैंने पाइथन वगैरह सीखा था तब इंटरनेट पे क्वेश्चंस थे कि लाइक पाइथन में कौन-सी लाइब्रेरी यूज़ करें, स्टैटिस्टिक्स के लिए कौन-सी लाइब्रेरी करें, मशीन लर्निंग के लिए। और अभी वो क्वेश्चंस दिखते नहीं किसी के। ओके, सभी बात करते हैं जेन एआई की, एलएलएम की, एजेंटिक एआई की। यही सब मोस्टली मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं सबके। और यस, अभी मार्केट में चल भी यही रहा है. राइट, राइट, राइट। तो अभी इतने सारे स्किल्स है, आई गेस से टूल्स है। सो आज जो एक हॉट टूल है, तो आपको क्या लगता है कि कौन-सा 2027 तक इर्रेलेवेंट हो जाएगा वो टूल या टेक्निक? अगर मैं बात करूँ तो अभी मार्केट में बूम में काफ़ी ज़्यादा है. लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म्स है काफ़ी, जो कि आपको हेल्प करते हैं कि जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड कनेक्ट दीज थिंग्स. मुझे लगता है कि 2027 तक आई विल नॉट से कि इररिलेवेंट हो जाएंगे, बट देयर विल बी people who will still prefer engineering related stuff. You'll still need some engineer to monitor these things. अगर मैं agentic AI वाली बात भी करूँ तो उनके लिए भी लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं. बट जब आप एज एन इंजीनियर काम करते हो, आपके पास कंप्लीट कंट्रोल है. आप अपने कोड को मोल्ड कर सकते हो, आप डेटा मैनिपुलेट कर सकते हो. अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं एक स्पेसिफिक, मैं नाम नहीं लूंगा उस टूल का जो मैंने, जिस पे मैंने काम भी किया है. एक लो कोड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बस पाइथन की स्क्रिप्ट्स लिखनी होती है और कनेक्ट करने होते हैं ब्लॉक्स, एंड यू दे विल गिव यू अ YAML फाइल व्हिच यू कैन इनकॉर्पोरेट इन एनी ऑफ योर, आई वुड से, शेड्यूलर, जहाँ पे वो ट्रिगर करेगा उस एजेंट को, है ना. तो मैंने वो यूज भी किया है. बट देयर आर डेफिनेटली सम रिस्ट्रिक्शंस. जब आप उसमें पाइथन कोड लिखने की कोशिश करोगे, आपके पास एक्सेस नहीं है उसका, दैट इज सर्वरलेस. जो पर्टिकुलर कोड नोड है उनका, वो सर्वरलेस है. आप कोई लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं कर सकते उधर. आपको जो लिमिटेड लाइब्रेरीज है वो यूज करनी पड़ेगी. तो डेफिनेटली मेरे को लगता है मे बी शायद देयर विल बी सम इनकॉर्पोरेशंस एज वेल, बट आई बिलीव still in 2027 engineering efforts over a low code thing will be preferred. सो नमन, नेक्स्ट और एक टेक्निकल टर्म है दैट इज़ द मैग्नीट्यूड डैशबोर्ड। मैग्नीट्यूड डैशबोर्ड के बारे में क्या आप बताएँगे? ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? इसको थोड़ा फ्रेशर पर्सपेक्टिव से एंड बिगिनर्स को अंडरस्टैंड होए, ऐसा समझाइए। सो मैग्नीट्यूड डैशबोर्ड, यार एक दिन है ना मेरे दिमाग की एक वो है, उपज है. ये मैंने एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का वो किया था, इनिशिएटिव लिया था. सो इट्स ओपन सोर्स ऑन माय गिटहब एज वेल. सो मैंने ये डेवलपर फ्रेंडली एक्सपीरियंस के लिए बनाने की कोशिश करी थी. सो इट्स स्टिल अभी रिस्ट्रिक्टेड टू कुबरनेटिस रिलेटेड डिप्लॉयमेंट. तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज या फिर बहुत सारे डेवलपर्स प्रेफर कुबरनेटिस फॉर देयर डेवलपमेंट एक्सपेक्ट. तो हमने हाउ वी कैन ऑटोमेट दिस कंप्लीट थिंग वेयर you'll not be writing any YAML files on your own. आपने बता दिया कि यस आई वांट टू डिप्लॉय. आपने सपोज अपना क्लाउड इंस्टेंस है कोई, आपने कनेक्ट कर दिया कि मैंने अपने AWS कनेक्ट कर दिया मेरे मैग्नीट्यूड डैशबोर्ड के बैकएंड से. उसके बाद क्या रहेगा, दे विल बी पुलिंग योर इमेजेस, डॉकर इमेजेस इनटू आवर सिस्टम. दे विल बी डिप्लॉइंग इनटू योर सिस्टम फ्रॉम आवर सिस्टम. लाइक you'll not be considering anything. Obviously you need to consider about the security aspects, obviously, but you'll be not taking or maintaining the hassle of maintaining those things. So one click deployment
ऐसी मैंने एक टूल बनाने की कोशिश करी थी वेर यू कैन यूज एजेंटिक एआई टू जस्ट टेल लाइक आई नीड टू डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन एट 12 AM ईस्टर्न, तो वो आपके लिए करके देने वाला है वो। हाउ वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट दैट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। देयर कम्स अ पिक्चर ऑफ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाउ वी आर मेकिंग द क्लाइंट्स फॉर आवर एमसीपी, हाउ वी आर मेकिंग द सर्वर फॉर दैट, that's a different thing. But it was for automation or automation in the cloud deployment. That was the main idea behind it. It's an open source, like everyone can contribute there. Like if you are a geek, if you want to work in these kind of things, just clone that or fork that particular repository, see the open issues. Like if you'll see some things need some enhancement, just comment there, just push your code, raise some PRs, and we'll definitely review those PRs for sure. That's my own initiative, like my new dashboard which I created. ग्रेट 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 ग्रेट। सो नमन, जब स्टूडेंट्स कोई सिस्टम बिल्ड करते हैं या जब प्रोजेक्ट बिल्ड करने की सोचते हैं, व्हेन दे आर इन कॉलेज और कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उस टाइम उनका फोकस रहता है कि मेरा बिल्ड अच्छा हो जाए, मेरा सिस्टम अच्छा बिल्ड हो जाए। तो दूसरी चीज ये है कि रियल वर्ल्ड सिस्टम में ज्यादा टफ क्या होता है, ओके, उन्हें बिल्ड करना या उन्हें मेंटेन करना, बिकॉज मेंटेन करने पे ज्यादा सोचते नहीं है फ्रेशर्स, ओनली बिल्ड पे सारे में सोचते हैं, गिटहब पे डाल देते हैं, रिज्यूमे में डाल देते हैं, दैट्स ऑल। So I would say कि maintaining system is a I would say maintaining system is greater than building any system for sure. क्योंकि अगर suppose मेरे पास कोई requirements आई हैं कि I need to build a system, I can gather the team, they'll be building this thing, building this tool day night डे, और उन्होंने बिल्ड भी कर दिया सब, बट जो एक्चुअल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं यू कैन नॉट, आई वुड से यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। सपोज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे पास 10,000 लोगों का ट्रैफिक आएगा, मेरे पास 1 मिलियन लोगों का ट्रैफिक आ गया, मेरा सिस्टम एकदम से क्रैश कर गया। सो हाउ विल आई मेंटेन दोज थिंग्स, एंड सपोज रात को 12 बजे चला गया भाई कोई एकदम, एक मेरा पॉड डाउन हो गया, एक नोड डाउन हो गया, तो मैं कैसे उनको अप करने वाला हूँ, कैसे मैं उनको हेल्दी स्टेट में वापस लाने वाला हूँ। So according to me, maintaining systems is bit difficult because building system, you'll get some assistance, you'll get some, I would say, recommendations also, like do this instead of this will help you, this will give you more optimized answers. तो maintain करने में वो है कि एक बार maintain करने के लिए आपको वो चीजें build करनी पड़ेंगी वैसे कि भाई वो maintainable हो। There should be a scope of, I would say, enhancement and integration into your system. तो ये आपको बिल्ड करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, और मेंटेन करते टाइम यू कैन नॉट बी श्योर मैन, आपको पता नहीं कब आपका क्रैश हो जाएगा सिस्टम, एंड ऑब्वियसली एवरीवन ट्राइज टू बिल्ड अ बुलेट प्रूफ सिस्टम, बट यू आर नेवर श्योर अबाउट दैट। आप में से किसी ने एक टेस्ट केस गलत लिख दिया और पूरा सिस्टम क्रैश कर गया और अगले दिन सबकी जॉब चली गई। तो मेंटेन करना सिस्टम इज अ बिट डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू मी, एंड yeah, that's pretty frustrating sometimes as well, but it's also rewarding. Definitely it's rewarding. You know, like you are the main bridge between the developers and the main users. Like once the, I would say, bridge breaks, the services people are using throughout the world will facing the downtime for a long time. एक दिन के लिए इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, सब दिक्कत में आ जाएंगे। राइट राइट राइट। सो नमन, ब्रूडट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में आपका एक नॉर्मल डे कैसा रहता है? आपके थोड़ी जो डेली रूटीन होता है उसके बारे में बताएं हमें। So, TrueDite में I work in evening shift. I work for US clients. I provide my services to US based projects. Also, there are few team members under me and I train few new joinees as well. So, BrewDite में मेरा day start होता है जब with my daily stand-ups. Like I start my work around 6:30 in the evening, and I have my stand-up like around after 1 hour, like 7:30 in the evening. I have my daily stand-ups with my team in US, like what we were doing yesterday, like what we are going to do today, and if there are any blockers in our work. So I tried, we have a custom rule, like it's not a rule, like it's a methodology which we follow under our agile principles, daily stand-ups, to get to know better understanding like where we stand, and we'll be able to complete the things in the, I would say, respective time. तो सबसे पहले डेली स्टैंडअप्स होते हैं, उसके बाद आई ट्राई टू ब्लॉक माई टास्क इनटू मल्टीपल थिंग्स, कि अगर सपोज मेरे पास एक नया टास्क आया है आज, सो और हमारे टास्क रहते हैं एक वीक के, वी नीड टू कंप्लीट आवर स्प्रिंट इन 1 week. So in 1 week, you'll be given multiple tasks like build this, deploy this, blah blah blah. ये सब करना है आपको पूरे वीक में। तो इन सब कामों के लिए आप कैसे टास्क ब्लॉक कर सकते हो, खुद को सबसे पहले वो करो। I go through the tickets or go through the task one by one and try to connect the dots between the tickets or between the tasks. Like if there is a connecting link between them, I try to connect them. अगर मेरे को पता है कि ये connecting links है, I can surely complete all these 3 or multiple things at a one go. So rather than providing a small solution for one thing, I try to
chain them and break the problems into multiple portion and give a complete solution of one problem which was divided into multiple tickets or multiple tasks. So ये complete होता है around 3 से 4 घंटे लगेंगे. आई नो कि 3 से 4 घंटे आपको रेगुलरली बैठना पड़ेगा अगर आपको कोई चीज़ खत्म करनी है तो. उसके बाद आप अपना ब्रेक लेता हूँ मैं, एक लंच करता हूँ मैं. उसके बाद वैसे तो रात हो जाती है बट आई टेक माई लंच. आफ्टर दैट वी हैव सम डे एंडिंग कॉल एज वेल. लाइक after that you just give 1 or 2 hours just to resolve some bugs or just to push things behind the finish line. आपको बस finish line के उधर तक पहुंचानी है. आप कुछ चीजें इधर उधर से ट्राई करोगे. You will go through some documentation, maybe you will use some AI model to help to get a help from. But आप जैसे उनको पुश करने जाओगे आपका दिन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा मेरा तो. उसके बाद क्या है, आपका एक लास्ट डे एंडिंग मीटिंग रहती है वेयर यू प्रेजेंट लाइक वी आर वी एबल टू कंप्लीट द थिंग विच वी डिसाइडेड ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द डे. If yes, we are on a good track. If no, we need to buckle up and we need to just pull up our socks and we need to just give some more time. अगर ऐसा रहेगा, maybe I need to give an all-nighter also. मुझे पता है कि अभी परसों की बात मैं आपको बताता हूँ कि I started my work usually on Thursday and I was planning to wrap up my work around 2:30 in the night, 2:30 a.m. and I don't know how it got stretched till 6 a.m. I was not sure, but yeah, sometimes like it's a thing which you need to do. When you need to get things over the finish line, you need to just give some extra time. So that's about my day usual in Brodites. Mostly it gets over around 2:30 in the morning and I'm happy to sleep now. Yes, I can have my beauty sleep now. And unless that, like agar koi cheez hai if require some more attention, yes, I need to give some extra answers. या सो नमन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है अपार्ट फ्रॉम द टेक एंड इसके बारे में. ओके, बट इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि मुझे लगता था कि आई वांट टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, तो मैंने सोचा कि क्या यूट्यूब पे कंटेंट डाले, तो मुझे उस टाइम पॉडकास्ट सोचा, तो मैं पॉडकास्ट लेने लगा. तो वैसे आप भी जो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या कॉन्फ्रेंस में जाके टॉक देते हो, पहले खुद को आपको अच्छा लगता है इसलिए आप जाके कन्वे करते हैं अच्छे से. सो मुझे ये बताइए कि जो इंजीनियरिंग टेक कॉन्फ्रेंस में बोलना चाहते हैं, खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, आइडिया शेयर करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस है आपकी? So, breaking into this particular field where you'll be doing some kind of public speaking, उसके लिए मैं कहूँगा कि मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि जिस टूल पे मैंने काम किया है या फिर जिस इंडस्ट्री के लिए मैंने काम किया है, आई प्रेजेंट दैट. मैंने लैंग्राफ पे काम किया था और एक एजेंटिक एआई रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हो रही थी. सो आई वाज गॉट शॉर्ट लिस्टेड देयर एज अ स्पीकर. सो अगर बट आपको ब्रेक थ्रू लेना है इसमें, ट्राई टू गिव स्मॉल प्रेजेंटेशन स्किल्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड व्हेन यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन देयर. यू विल बी फेसिंग a crowd of let's suppose if you are going into any conference, आपके पास around I'll suppose कि 100 लोगों का crowd तो आ ही जाएगा आपके सामने, है ना. उनके सामने you will need to present yourself. Yes, I have worked on this thing. उसके लिए आप स्टार्ट करो स्मॉल. आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस होती हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, उनको अटेंड करने की कोशिश करो. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न, देन बिल्ड एंड देन टॉक अबाउट. अगर आप लिंक्डइन पे उसके बारे में टॉक कर पा रहे हो तो दैट्स रियली हेल्पफुल. लिंक्डइन पे भी आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो. सॉरी, यूट्यूब पे आप वीडियोस अपलोड कर सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्पेसिफिक उस डायरेक्शन में जाओ, बट आई जस्ट वांट यू टू गेट अ टेस्ट ऑफ दैट थिंग, लाइक हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ. आप कैसे बोलने वाले हो. कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आप जगह है नेम्ड है सेशनाइज. एक वेबसाइट है जहाँ पे यू कैन रजिस्टर और यू कैन सी मल्टीपल आई वुड से वेबिनार्स विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर सिटी. आपके पास में कौन से हो रहे हैं. Once you get an experience or a taste of a small thing, go for big things. छोटी चीजों के बारे में बोलना स्टार्ट करो. आई नो कि आप जब जाओगे यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट कि yes this is a Python function. You will be speaking about things like this is Docker, like I built this thing and this helped me achieving these things. So ऐसी चीजों के लिए definitely you need to have that experience. I'm not saying कि working year wise experience, but एक्सपीरियंस ऑफ दैट टूल और ऑफ दैट टेक्नोलॉजी. तो आपको उन चीज़ों का एक्सपीरियंस डेफिनेटली चाहिए होगा. वही है कि अगर आप उधर जाओ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ, उधर आप शांत तो रह नहीं पाओगे. तो आपको बोलना पड़ेगा और बोलने के लिए आपको उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा थोड़ा. सो स्टार्ट विथ स्मॉल and just see a transition or leap into a bigger thing. Sessionize को follow करो. Meetup है, Meetup एक application है. I follow that application thoroughly जब मैंने start किया था. And before going as a speaker, try to get an invitation as a audience also. There are some, I would say, events where you cannot
directly just register as an audience also. You need to get selected for to be an audience in those events. So there is a very, I would say, profound name when we talk about Docker in our industry, Ajit Singh Raina. Mr. Ajit Singh Raina, he's a very famous throughout the world when we talk about Docker. He's also one of our Docker captain. So I consider him as one of a mentor to me. His post, actually I haven't talked to him in person, but वो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत कॉन्फ्रेंसेज. सो आप लोगों से मिलो जाके. अगर आप सेशनाइज वगैरह पे बात कर रहे हो, सो रिकमेंडेशन हेल्प्स अ लॉट. अगर आपको बोलना है, इफ यू कैन कम अप विद द पीपल हु कैन डेफिनेटली सी योर कैलिबर, और वो अगर आपको प्रमोट कर सकते हो उस लेवल पे, दैट्स रियली गुड. बट वही है, उसके लिए हमें एक छोटा सा एक वो दिखाना पड़ेगा, हमारा बैकग्राउंड की, यस आई स्पीक्ड ऑन दिस इवेंट. अगर मैं आज इन प्लेटफॉर्म्स पे एक एप्लीकेशन सबमिट भी करने जाऊंगा किसी नए, सपोज डेव फेस्ट के लिए या फिर किसी टेक इवेंट के लिए, मैंने कहा कि मेरे को इस टॉपिक पे बोलना है, द सेकंड लाइन ऑफ क्वेश्चन विल बी, हैव यू गिवन अ टॉक on this topic before? So they will basically analyze if you are that much confident or that much, I would say, aware about the thing which you are going to speak. So yeah, that's the main thing when you're trying to break it into the public speaking thing. राइट राइट राइट. सो नमन, और एक चीज़ मैं पूछना भूल गया इसके पहले रिगार्डिंग हम रिज्यूमे और इसके बारे में जब बात कर रहे थे इंटरव्यू बारे में, तब सर्टिफिकेट इंडिया के हायरिंग इकोसिस्टम में ओवर हाइप लगती है आपको? क्या ओपिनियन है इस पे आपका? बिकॉज बहुत सर्टिफिकेट कर रहे हैं लोग, बहुत, यहाँ कंपनी से कर लिया, वो आज से कर लिया, किसी आयरे गेरे लोग भी लिंक्डइन पे वो बोलते हैं कि हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, आ जाओ वगैरह. मतलब ये बहुत मतलब ये चल रहा है सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन का. क्या लगता है आपको कितना इंपॉर्टेंट देना चाहिए इसको? Certificate, I would not say overhyped, but this definitely not justify your skills. Certificate से आप ये justify नहीं कर पाओगे कि you are skilled in this particular technology. I'm sorry to say that, like, if someone is certified and they say like, yes, I'm an expert in this thing, actually your skills definitely they might be, and I'm not targeting anyone for that, but definitely अगर आपके पास certificate है, that gives you a better edge. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास आज एक एप्लीकेशन, जैसे हमने बात करी थी कि आपका एकेडमिक स्कोर कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है व्हेन यू आर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड ऑन एन, आई वुड से, इंटरव्यू बेसिस इन अ कॉलेज कैंपस ड्राइव. सर्टिफिकेशन आपका वही हेल्प करेंगे. आज का मार्केट इतना सैचुरेटेड है, इतने ज्यादा लोग डेवऑप्स क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है. सो टू गेट अ बेटर एज दे विल प्रेफर, सपोज मेरे पास आज 2 एप्लीकेशंस आती हैं रेज्यूमे की. एक ने काम कर रखा है, बहुत अच्छा लिख रखा है, और एक एप्लीकेशन आई है और उसमें लिखा हुआ है, यस आई एम एन AWS सर्टिफाइड ML इंजीनियर, आई एम अ डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट, आई एम अ सर्टिफाइड कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर. 3 सर्टिफिकेट्स उसने लिख दिए हैं. अब मैं उसकी पहली बात तो क्रेडिबिलिटी चेक करने की कोशिश करूंगा कि ये सर्टिफिकेट जेन्युइन भी हैं कि नहीं. तो लाइसेंसेस, बहुत सारी चीजें, अगर वो जेन्युइन होते हैं, आई विल डेफिनेटली भाई उनको अप्रोच करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये बंदा है दैट कैन डेफिनेटली हेल्प मी टू गेट अराउंड द वर्क फ्लोस, और दैट कैन बी अ टोटल डिफरेंट थिंग. मैं उनको अगर अपना कोई काम देता हूँ और वो सपोज उसके अंदर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते और वो अगला काम उससे भी अच्छा कर देते, सो आई कैन नॉट जज देयर स्किल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टिफिकेट. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लस्टर या फिर ऑन द एनवायरमेंट. आज मेरे पास कोई एक ऐसा काम आ जाए, आई वुड से वेरी लेस एक्सपर्टीज, और नॉट जस्ट expertise, very less knowledge about that thing, I'll definitely be really slow, or I would say progressive. My progress will be really, I would say, slow. Sometimes I'll face some hurdles, there will be some setbacks also, but things cannot be judged on the basis of a certificate can only justify, yes, I have knowledge of this tool, like I have worked on this tool, but आज भी मैं ये नहीं कह सकता कि एक सर्टिफिकेट का मतलब है कि यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ दिस. इंडिया में आपको डेफिनेटली वो हेल्प करेगा, इंडिया में आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो. एंड आई एम नॉट सेइंग कि नॉर्मल सर्टिफिकेट्स यूडेमी पे भी मिल जाते हैं. अगर आप यूडेमी पे एक डॉकर का कोर्स करोगे तब भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, द टूल व्हिच यू आर यूजिंग इज अ वेरी बिग डील, आई बिलीव. तो गो फॉर सम रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स. अभी अगर आपको जाना है मार्केट में, तो एनवीडिया का एक जेनआई का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है. आपको अगर मार्केट में ब्रेकआउट लेना है, you need to break out into the environment. AI related stuff is in the boom, so AI related certificates try करो करने का. कुछ certificates are free and कुछ certificates cost. Like the Docker certificate is paid certificate. Like you need to pay for the exam. You'll be giving exam. If you clear that exam, you'll be certified unless your money गया पानी में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बट आई होप कि मतलब आप उसका मतलब जो आपको लगता है उसके बारे में आंसर दे. एक करियर्स के बारे में एक हार्श रियलिटी क्या है इंडिया में, जो ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, टेक जायंट्स, लीडर्स, आई कैन से द लिंक्डइन टॉप वॉइसेस नहीं बोलते? So actual thing which I would like to say is कि things are totally different.
जो बताई जाती हैं एक्चुअल इंडस्ट्री में काम वैसे नहीं होता है ऑब्वियसली। कि मैं कहूँ कि मैं एक ट्रेनिंग ले रहा हूँ, सपोज मैं डॉकर रिलेटेड कोई ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं प्रेफर करूंगा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डे टू डे उस टूल को यूज कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है कि यार आज ये दिक्कत हो गई, ये नहीं चल रहा, मैं उनसे ट्रेनिंग लेना प्रेफर करूंगा गोइंग टू एन इंस्टीट्यूट विच इज प्रोवाइडिंग अ पेड ट्रेनिंग। कि भाई वो लोग उस टूल को रोज यूज कर रहे हैं, वो उसके बारे में एक्चुअली आपको बता पाएंगे कि भाई ये गड़बड़ हो सकती है, क्या पता वो आपको एक अच्छा ऑल्टरनेटिव दे दे, एक दूसरा पाथ दे दे उसके लिए। सो मैं ये कह रहा हूँ कि नॉट द कंप्लीट थिंग इज वेग, दिस इज अ ग्रेट थिंग टू गेट अ ब्रेक थ्रू। मैं यूट्यूब की बात करूं, मैं इंडस्ट्री की बात करूं, जो चीजें बोली जाती हैं आपको एक इनिशियल आइडिया मिल सकता है। टू गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग आई वुड फॉलो अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेसिफिकली हु इज एक्चुअली यूजिंग दैट टू। कि अगर मेरे को ट्रेनिंग लेनी होगी तो आई विल फॉलो माई सीनियर्स, आई विल नॉट फॉलो एन एबीसी पर्सन। अब जरूरी नहीं है कि मैं उस एबीसी पर्सन का यूट्यूब चैनल भी नहीं हो सकता। अगर किसी का यूट्यूब चैनल है, दे आर गिविंग मी एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आई विल डेफिनेटली फॉलो दैट। बट गेटिंग दीज थिंग्स इनटू द मार्केट इज रियली टफ। मार्केट में इनके साथ तो काम करना इज रियली डिफरेंट। सो दैट्स द मेन थिंग। और वही है कि एक चीज मेरे को पहले लगती थी बहुत ज्यादा कि यार ये बहुत इजी इजी चीजें बता देते हैं, ऐसा कुछ तो पूछते भी नहीं है मुझसे इंटरव्यूज में, जैसे हार्ड चीजें ही पूछ रहे हैं, तो मैं क्या करूं। वही है कि ऑब्वियसली आपको एग्जांपल्स दिए जाएंगे तो आपको इजी चीजों के ही दिए जाएंगे आपको सिखाने के लिए, बट वही है कि जब तक आप खुद फेस नहीं करोगे। मैं ये कह दूं कि आज भाई ये प्रॉब्लम आई है, मैं जब कुबरनेटिस के साथ काम कर रहा था, मेरे को ये सब करना पड़ा, क्या पता आपको ये प्रॉब्लम कभी आए ना, फेस कभी फेस ही ना करो ये प्रॉब्लम, सो उसके लिए मैं इररिलेवेंट हो जाऊंगा। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि अभी मेरे को इनिशियल चीजों के बारे में जानना है, गो टू सम यूट्यूब चैनल और सम इन्फ्लुएंसर, अगर जो आपको लगता है ठीक। और मैं लिंक्डइन के बारे में मैं ज्यादा कहता नहीं हूँ इतना, क्योंकि लिंक्डइन तो आजकल मेरे को थोड़ा ठीक लगता नहीं है इन मामलों में। कि मैंने बहुत सारे देखे हैं, दे जस्ट पोस्ट देयर पिक्चर्स एंड जस्ट राइट रैंडम स्टफ लाइक। राइट राइट। मतलब एक्चुअली मुझे भी उसका ऑब्जेक्ट आज तक समझ नहीं आया कि मतलब खुद का पोस्टर पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर इतना मतलब ज्ञान 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 लिख रहे हैं, मतलब क्या रिलेवेंसी हो सकती है उनके पिक्चर में और उसके ऊपर के इन्फॉर्मेशन में। सी आपको इन्फॉर्मेशन देनी तो आप रेडी टेक्स्ट में भी डाल सकते हो, और उसका आपका फोटो क्यों है, और आपका फोटो डाल रहे हो तो इन्फॉर्मेशन क्यों डाल रहे हो उसके ऊपर फिर ना। वही बात, मतलब मैं, और ये चीज मैंने नोटिस भी करी है विद लिंक्डइन, लाइक इफ यू पोस्ट एक्चुअल पिक्चर्स ऑफ योरसेल्फ, दैट गेट्स अ बेटर रीच, आई डोंट नो हाउ। And if you're posting stuff like I did some, I would say, fun experiment with this thing, it only gets like bare minimum। अगर आप अपने अकाउंट पे पोस्ट कर रहे हो, अगर मैं यही अपना नॉर्मल पोस्ट किसी कम्युनिटी में करूंगा, दैट विल डेफिनेटली गेट अ बेटर रीच। बट मैं नॉर्मल फोटो अपनी उस पे पोस्ट करूंगा, it will definitely cross like 100 likes at least, you will get 1500 2000 impressions। राइट राइट राइट। और बहुत सारी चीजें लाइक कंपेयर भी करने लगे आउटर वर्ड से, जिम में भी मतलब प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग द डेटा साइंस हो गए, वो आउटर वर्ड से कंपेयर करते हैं। You need to grab the audience, like no matter whatever tactic you use, कुछ भी करके एक बार कर लो और फिर जो बताना है वो बता दो। It's a sandwich method कि ऊपर और नीचे जो भी कहना है कह दो, बीच में आपकी जो बात आपको कहनी है वो एक्चुअल रख। राइट राइट राइट। सो नमन, लास्ट में एक क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट्स जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए एक वन लाइन एडवाइस क्या दोगे आप। सो एक वन लाइनर एडवाइस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और जो मैं खुद को भी डेली बेसिस पे देता रहता हूँ, वेन एवर आई एम फीलिंग लो और आई एम डाउटिंग माई सेल्फ, मैं कहता हूँ जस्ट बी परसिस्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि दिन अच्छा नहीं है, कीप डूइंग इट। सुनील छेत्री ने भी एक बार ये बात कही थी कि इफ यू डोंट लाइक द थिंग्स विच यू आर डूइंग, you need to be persistent about it. If you need the fruits from this thing, you need to be persistent in this thing। आपको कैसा भी लगे कि यार आज चीज नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, जस्ट गिव इट सम टाइम, वापस करो वापस करो वापस करो। इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको और भी ज्यादा थोड़ा सा डराने की कोशिश करी जाएगी, आपको लगेगा कि यार बिल्कुल क्लूलेस हूं मैं, बट कीप बी परसिस्टेंट। द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन इज बीइंग परसिस्टेंट। एक झील भी रहती है परसिस्टेंट रहने से, टू लर्न न्यू थिंग्स। जब तक मैं नई चीजें नहीं सीखूंगा, मैं इररिलेवेंट हो जाऊंगा, मेरे को तो लगता है मार्केट में, क्योंकि आजकल का एरा ऐसा ही है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। एवरीवन इज ट्राइंग टू कट द पाथ्स एंड गोइंग टू सम एआई टूल्स to replace anyone. So I need to be upskilling myself daily on the daily basis. So persistency से आपको ये चीजें भी आएंगी कि आप कैसे एक mindset वैसा डेवलप कर पाओगे to keep learning new things from here and there। यार आज मैंने LinkedIn पे ये पोस्ट पढ़ लिया, मेरे को ये चीज अच्छी लगी, let me try this thing on my local। Why don't I try this thing which has been posted on Twitter? ये चीज मुझे पता चलेगी, नहीं हुई कोई बात नहीं, अरे यार ये चीज नहीं हो रही है, वापस ट्राई करता हूँ एक बार।
वापस एक बार हो गया, डू योर ओन पोस्ट, यार ये चीज मैंने यहाँ से सीखी थी, इट डेफिनेटली हेल्प मी, आई बिलीव लाइक दिस इज समथिंग न्यू। क्या पता वो गेम चेंजर थिंग हो यार, आप ऐसे रिकॉग्नाइज्ड हो जाओ। सो बीइंग परसिस्टेंट द ओनली थिंग व्हिच आई विल एडवाइस स्टूडेंट्स टू बी। यस यस। सो नमन, और एक चीज, मैंने आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए रिगार्डिंग ऑल योर जर्नी एंड एंटायर इसके बारे में। ओके, सो शुड डू वी बिगिन विथ रैपिड फायर राउंड? फॉर श्योर। So first question is that early morning coder or late night debugger? लेट नाइट डिबगर। Tea or coffee during debugging session? कॉफी, ब्लैक वन विदाउट शुगर। Git merge conflict or Docker build failure? Which one hurts more? गेट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। Mountain trip or beach holiday? माउंटेन ट्रिप। Linux or Mac for DevOps? लिनक्स फॉर श्योर। Fast API or Flask? फास्ट एपीआई, hands down any time। Kubernetes, YML or Terraform scripts? Kubernetes YMLs। What's heavier, 1 GB of logs or 1 GB of container images? 1 GB of container image. I believe both are 1 GB, like both will be the same. You got it right. Okay, is AI taking your job or creating new ones? I believe it is creating new ones. Obviously, there are some things which we can say, but definitely it's creating new ones. अगर DevOps मार्केट में आया था तो DevOps इंजीनियरिंग का रोल आया था, ऑटोमेशन आया था। तो अगर AI आ रहा है तो AI रिलेटेड जो for sure. What's more difficult, explaining your job to parents or debugging production on Friday night? Definitely भाई, explaining my job to my parents. मैं अपनी मम्मी को आज बताने की कोशिश भी कर रहा था, मम्मी आज मेरी एक मीटिंग है। कौन सी मीटिंग? मैंने कहा मम्मी एक पॉडकास्ट है। क्या ये क्या होता है, क्या बात करेगा उसमें, तो इंटरव्यू है क्या कोई? मैंने कहा नहीं नहीं मम्मी, अपने जॉब के बारे में बात करो। बट वो खुश रहते हैं कि भाई चलो काम होता रहे, बस कोई दिक्कत नहीं है। Right, right, right. Pick one superpower, never face a bug again or instantly understand any new tech. इंस्टेंटली अंडरस्टैंडिंग एनी न्यू टेक फॉर श्योर। बग तो फिर भी आ ही जाएंगे यार, सॉल्व तो करनी ही पड़ेंगे। CI/CD in startup versus large enterprises. Tough fair. CI/CD in large enterprises, obviously you need to maintain a very big legacy code. Is ChatGPT helping developers or making them lazy? I would say कि sometimes it helps if you have knowledge, like if you know where to put things, it definitely helps. But if you have no clue, then sorry, you are just. तो मैं इसीलिए यही कहूँगा कि अगर आप initial phases में हो, try to, I would say, go away from ChatGPT as much as you can. Try to follow some documentation, because एक बार आपको चीजें आ जाए, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे लिखनी है, उसके बाद ChatGPT will definitely help you. If you had one week to build a startup MVP, what tech stack would you choose? In my current time, the tech stack which I would follow or which will choose, I would choose backend for backend with fast API. Front end I would choose with Next.js. For containerization, I would choose Docker. And if I'm building an agentic AI platform, I will choose Defy, Terraform as my infrastructure, and Azure as my cloud. You wake up as the CTO, that is Chief Technical Officer of OpenAI. What's your day one priority? So my day one priority will be to incorporate or basically include the functionality of MCP servers. So sorry, MCP clients. I need to incorporate MCP clients in an OpenAI. अभी उनके पास functionality वो नहीं है कि वो एक MCP client की तरह work कर पाएं. So I'll need to incorporate that, and I would love to incorporate that as well. If Naman, you are stuck in an elevator with Sam Altman, that is the founder of ChatGPT, what do you ask him? Just wanted to get his brain, man. Like his tool, everyone is using these days. Like I know, like AI has been in the industry for a very long time. There was NLP, there was some recommendation systems, but with this ChatGPT, what was the idea behind it? Just wanted to know his brain, because architectural diagrams you will get from here and there. Some of the architectural diagram you can get. You can build your own ChatGPT like from ChatGPT only. But what was the idea behind it? Like how it initiated? What was the root behind it? Just wanted to know that. Okay, just now you have to select any of the one. Okay, AWS or Azure? AWS. Stack Overflow or Reddit? Stack Overflow. In-person meetups or online communities? In-person meetups. Startup culture or MNC life? Startup culture. Tech talks or hands-on workshop? Hands-on workshop for sure. Books or YouTube tutorials? YouTube tutorials. Yeah, that's all about the rapid fire questions. I hope you like the rapid fire questions, Naman. Definitely, man. Definitely. Thank you so much for these questions. I was not sure like where I was biased about. I was not sure I was biased about AWS before. राइट 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 एंड थैंक यू सो मच नमन, आपने इस पॉडकास्ट का इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड इस पॉडकास्ट पे आए। बहुत सारी बातें हमने की, बहुत सारा नॉलेज आपने शेयर किया आपकी जर्नी के थ्रू, आपके करियर के थ्रू।
that will be really helpful for all the freshers, students, and aspirants who want to come in this industry. Thank you so much for that. First of all, to you. Thank you so much, Chaitanya, for inviting me to your podcast, first of all. And it was really nice talking to you. And it is one of the thing which networking helped me to get to know multiple peoples and get to talk to them, get their brains, क्या सोचते हैं लोग, क्या बातें करते हैं. So definitely this thing has helped me a lot. And thank you so much for this invitation. Grateful for this. Thank you so much. I hope you like this podcast. Please let me know in the comment which guests you would like to see on the podcast and any specific topics you would like us to discuss with them. I will try to bring those guests and ask your questions so you will get more helpful information. Before you go, share this episode with someone. It might really help because one conversation can change person's life and give them idea and new direction. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. See you in next video.